सेक्शन नंबर बताओ। 164 इंपॉर्टेंट। चलो, हेडिंग बोल रही है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर को कब हम डिस्क्वालिफाइड मानेंगे? पहला क्या लिखा है? अनसाउंड माइंड। डायरेक्टर अच्छा भला काम कर रहा है लेकिन भाई दिमाग नहीं है, अब उसमें पागल हो गया, तो अगर अनसाउंड माइंड है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। इसीलिए बार बार डायरेक्टर लिखता है भैया मैं अनसाउंड नहीं, मैं साउंड में साउंड, वो ये बताना चाह रहा है। दूसरा क्या लिखा है? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब इंसॉल्वेंट अभी है, अभी वो वहां से छूटा नहीं, इंसॉल्वेंट वाली सिचुएशन में। या फिर एडजुडिकेट एज एन इंसॉल्वेंट, हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। अब बी और सी में डिफरेंस क्या है? बी क्या बोल रहा है? मतलब वो भी इंसॉल्वेंट है। सिमर बेटा मोबाइल छोड़ दे बेटा। चलो, बी पॉइंट बोलता है जो इंसॉल्वेंट है, ठीक है, अभी वो इंसॉल्वेंट है, डिस्चार्ज नहीं हुआ। सी पॉइंट बोलता है कि एप्लीकेशन दी है, ठीक है, पेंडिंग है, मतलब ये प्रोसेस चल रही है, ठीक है, एडजुडिकेशन उसका चल रहा है। बी और सी। चलिए, डी थोड़ी देर से आएंगे। ई मुझे बताओ क्या लिखा है? डिस्क्वालीफाई कर दिया कोर्ट ने या फिर एनसीएलटी ने, ऑर्डर पास किया और ऑर्डर पास कर कर बोला कि भैया आप डिस्क्वालीफाइड हो, मतलब उसका कोई केस चल रहा होगा, उस केस के कंक्लूजन के अकॉर्डिंग उन्होंने उसे डिस्क्वालीफाइड किया, ठीक है। चलिए, एफ थोड़ी देर से आएंगे। डी क्या बोलता है? कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस, ठीक है। अब कौन से ऑफेंस में कन्विक्टेड है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। बच्चों थोड़ा समझो, हम पढ़ रहे सेक्शन 164 और 164 का सबसेक्शन 1 पढ़ रहे, सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 साफ बोलता है कोई भी डायरेक्टर को आप अपॉइंट मत करना अगर वो इन कैटेगरीज में फॉल कर रहा है। पहला क्या बोला? अगर वो अनसाउंड माइंड हो चुका है तो। दूसरा, इंसॉल्वेंट लेकिन अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट की अभी एप्लीकेशन पेंडिंग है, ठीक है। डी पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझना है। कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, कोर्ट ने उसे क्या बोल दिया कि भैया आप कन्विक्टेड हो, कोई ऑफेंस है, उस ऑफेंस में आप पाए गए कि आपकी गलती है, ठीक है। कोई एक ऐसा ऑफेंस है जिस ऑफेंस में क्या इन्वॉल्व है? मॉरल टर्पिट्यूड। क्या होता है मॉरल टर्पिट्यूड? बताओ। गुड। मॉरल वैल्यूज। क्या होती है मॉरल वैल्यूज? कुछ आपके सिद्धांत होते, है ना, हम प्रॉपर हिंदी बोले कि कुछ नैतिकता, है ना। तो कुछ भी ऐसी चीज है जो आप मॉरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहे हो, आपने कुछ इस टाइप का गलत किया है जो मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड अदरवाइज, एंड द सेंटेंस, सेंटेंस मतलब होता है इम्प्रिजमेंट। सेंटेंस मतलब क्या होता है? इम्प्रिजमेंट, पनिशमेंट। अच्छा, मैं सेंटेंस की अगर मैं प्रॉपर मीनिंग बोलूं तो सेंटेंस मतलब होता है पनिशमेंट। पनिशमेंट आपको इम्प्रिजमेंट वाली मिली है, कम से कम कितने टाइम तक का आपको जेल की सजा बोली? 6 महीने कम से कम मिलेंगे। मतलब आपने इस टाइप का कुछ ऑफेंस किया है, कुछ गलत काम किया है जिसमें आपको 6 महीने मिनिमम तो आपको जेल की सजा मिलेगी मिलेगी। एंड द पीरियड ऑफ 5 years हैज नॉट इलैप्स। वापस मैं डी पॉइंट पढ़ा रही हूँ। डी पॉइंट क्या बोलता है? डी पॉइंट बोलता है अगर किसी को भी कोर्ट ने कन्विक्टेड बोला है कि यस आप अपराधी हो, और उसने कौन सा ऑफेंस किया था, कौन सा अपराध किया था, कुछ ऐसा किया था जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड था, या फिर मॉरल टर्पिट्यूड नहीं भी था तो कुछ ऐसा ऑफेंस था जिसमें मिनिमम आपको 6 महीने की तो जेल की सजा मिलेगी ही मिलेगी। अब आप 6 महीने की जेल की सजा काट के आए हो, ठीक है, बाहर आ गए हो, तो अगर आप बाहर आ गए तो क्या आप डायरेक्टर बन जाओगे? नहीं बनोगे। आप डायरेक्टर तब तक नहीं बनोगे जब तक क्या ना हो जाए, 5 years हैज नॉट बीन लैप्स, मतलब 5 साल के बाद। मतलब आज कोई जेल की सजा काट के आता है, 1 साल के बाद बाहर निकल जाता है। अब जैसे 1 साल के बाद बाहर निकलता है तो क्या वो डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्वालिफाइड है? नहीं। 5 साल तक का उसका गैप होना चाहिए, पहले सजा काट ले, सजा काटने के बाद 5 साल का गैप, उसके बाद वो बनेगा। के बात समझ में आ रही है? कंटिन्यू। प्रोवाइडेड दैट इफ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड एनी ऑफेंस सेंटेंस। अब उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें उसे क्या मिल रही है? पनिशमेंट मिल रही है। वो पनिशमेंट कितने की मिल रही है? 7 years। मतलब आपने और बड़ा ऑफेंस किया होगा और गलत काम किया होगा जिसमें आप कितने साल की जेल की सजा काट के आए हो? 7 years की। ही हैज नॉट बीन, वो कभी नहीं अब डायरेक्टर बन सकता। तो कुल मिलाकर इसमें दो बातें हैं एकदम, अगर मैं शॉर्ट में आऊं तो। शॉर्ट की अगर बात करूं, द पर्सन कन्विक्टेड, कोर्ट ने ऑफेंस का रिजल्ट दिया है और ऑफेंस का जब रिजल्ट दिया तो आप कन्विक्टेड पाए गए हो, ठीक है। अगर आपको 6 महीने, मिनिमम 6 महीने की अगर जेल होती है, लेकिन वो
लेकिन वो 7 साल से कम है। तो अगर मैं कंक्लूजन बोलूं, 6 महीने से या फिर 7 साल के बीच में अगर आपको कोई जेल वाली पनिशमेंट होती है तो आपको पहले 5 साल का गैप लेना पड़ेगा, तब आप बनोगे, मतलब बन सकते हो। लेकिन 5 साल के बाद, सजा काटने के बाद 5 साल का गैप, उसके बाद बनोगे। लेकिन अगर आपको 7 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा होती है तो आप परमानेंटली कभी भी नहीं बन सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर दो चीजें हैं। आपको जेल की सजा, कौन सा ऑफेंस किया है जिसमें जेल की सजा मिनिमम 6 महीने या फिर मैक्सिमम 7 साल, 7 साल से कम, तो आप 5 साल के गैप के बाद बन सकते हो। मतलब टेम्परेरी पीरियड के लिए हमने आप पे होल्ड पे डाला, नहीं बन सकते, लेकिन 5 साल के बाद बन सकते हो। लेकिन आपने इतना बड़ा ऑफेंस किया है जिसमें आपको 7 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा हो रही है, तो दैट मीन्स आप परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड हो। कोई भी डायरेक्टर हमें ऐसा नहीं चाहिए जो 7 साल से ऊपर की जेल की सजा काट के आया है और वो कह रहा है अब मैं डायरेक्टर बनूंगा, कंपनी का मैनेजमेंट संभालूंगा, शेयर होल्डर के पैसों को संभालूंगा। इम्पॉसिबल। बात समझ में आ रही है? क्या ये डी पॉइंट समझ में आया? ए पॉइंट क्या बोलता है? ए पॉइंट क्या बोलता है? अनसाउंड। बी क्या बोलता है? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। सी क्या बोलता है? एडजुडिकेट चल रहा है अभी, उसका पेंडिंग है। और डी क्या बोल रहा है? कोर्ट ने आपको कन्विक्टेड पाया है, आपको जेल की सजा हुई है, लेकिन जेल की सजा अगर 7 साल से कम तो 5 साल का गैप लो, 7 साल या उससे ज्यादा तो परमानेंटली आप डिस्क्वालिफाइड। तो समझ में आए? वो डिस्क्वालिफिकेशन का जो लेटर देता था वो यही बोलता था, भैया मैंने कोई जेल वेल की सजा नहीं काटी है, या फिर काटी हो तो 5 साल पूरे हो चुके हैं। तो वो इस चीज का अपना डिक्लेरेशन देता था। ठीक है, चलिए। ई पॉइंट क्या बोलता है? डिस्क्वालीफाई। कोर्ट और एनसीएलटी ने बोल दिया, ऑर्डर पास करके भैया इसे नहीं बनाएंगे, तो वो किसी भी मैटर के लिए बोलेंगे तो फिर आपको माननी पड़ेगी। चलिए एफ की बात करेंगे। आओ, एफ क्या बोलता है? ही हैज पेड एनी कॉल्स। अब तुम मुझे ये बताओ, कंपनी का शेयर, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये कंसेप्ट होते हैं। नॉट पेड एनी कॉल इन रिस्पेक्ट, पहले शॉर्ट में समझ लो, सिंपल भाषा में। चलो, मिस्टर ए है, मिस्टर ए है, ठीक है, उसने शेयर होल्ड करके बैठा है, किस कंपनी का? एबीसी कंपनी का। रिक्वायर्ड टू पे, उसे कितना पे करना था? 50,000 एज अ पार्ट ऑफ द शेयर कॉल। जब उसे कॉल करके उसका भी रिमेनिंग था कॉल मनी, उसे 50,000 देना था। पेमेंट अभी ड्यू थी, कब आपको देना था? 31 जनवरी 2024। मिस्टर ए फेल हो जाता है इस डेट में पेमेंट कर पाना, उसे 31 जनवरी को साफ बोल देता भाई पेमेंट कर देना अपनी 50,000 की, ठीक है। 6 मंथ्स पीरियड पास, 6 महीने बीत गए। जनवरी को आपको लास्ट डेट बोली गई थी कि भाई जनवरी को आप अपनी पेमेंट कर देना, लेकिन फेब्रुवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब कितने महीने बीत गए? 6 महीने बीत गए। मतलब आप इतने ढीठ हो, कंपनी के शेयर होल्डर हो, जो आप क्या नहीं करो, कॉल मनी नहीं दे रहे हो। अब कंपनी एक्शन लेगा, फोरफिट करेगा, वो सारी बात अलग है। लेकिन आप उन शेयर होल्डर में आ रहे हो जिनसे पैसा मांगा जा रहा है और आप पैसा पे नहीं कर रहे हो, जिसके कारण आपके 6 महीने बीत चुके, स्टिल हैज नॉट पेड द अमाउंट 6 महीने में, तो डिस्क्वालिफिकेशन। अगर ऐसे शेयर होल्डर को आप कंपनी का क्या बनाना चाह रहे हो? डायरेक्टर बना रहे जा रहे हो, इन्होंने कहा ऐसे शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बन सकता। A become disqualified from being appointed as a director due to non-payment of the call amount। अब वो कंपनी अलग से फोरफिट करी, वो सब एक्शन अलग है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे डिस्क्वालिफिकेशन। ऐसा शेयर होल्डर जिसे पैसे कॉल मनी मांगा जा रहा है, इसकी एक लास्ट ड्यू डेट है, उस लास्ट ड्यू डेट के बाद भी 6 महीने का गैप हो जाता है, उस तक वो भी नहीं दे रहा है, दैट मीन्स वो डिस्क्वालिफाइड है। लेकिन अभी 6 महीने नहीं बीते तो वो क्वालिफाइड है। जनवरी थी डेट, मार्च अभी आया, मार्च में अगर अपॉइंटमेंट करे उसका तो अलाउड है। मतलब वो कब डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा? 6 महीने के बाद। वो काम कर रहा है मार्च में, जून में काम किया, ठीक है, मार्च अप्रैल में किया, मई में किया, जून तक काम किया, जुलाई के एंड तक किया, जैसे अगस्त आएगा तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगी। बात समझ? उसे अब छोड़ना पड़ेगा, या तो पेमेंट कर दे भाई। तो हमें एक ऐसा शोल्डर तो नहीं चाहिए जो अभी कंपनी का पैसा ही खा के बैठा है, पैसा ही नहीं दे रहा है। डिस्क्वालिफिकेशन समझ में आई? वापस ए पॉइंट क्या बोलता है? अनसॉल्वेंट। बी क्या बोलता है? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। सी क्या बोलता है? डी क्या बोलता है? मिनिमम 6 महीने और 7 साल से कम का गैप लेना पड़ेगा, उसके बाद आप क्वालिफाइड हो। 7 साल या उससे ज्यादा है तो वेरी गुड। ई पॉइंट क्या बोलता है? कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने बोल दिया भैया तुम नहीं बनोगे तो नहीं बनने का, जब वो बोलेगा नहीं बनो, जब वो बोलेगा बन जाओ। एफ क्या बोलता है? पैसे मांग मांग के थक गए भैया, 6 महीने से ज्यादा हो गया है, तो अब आप डिस्क्वालिफाइड हो। जी पॉइंट,
he has been convicted of the offense dealing with the related party transaction. हम सेक्शन 88 में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे. आप किस में फंसे हो? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करना अलाउड है, मना नहीं है, लेकिन आपको डिस्क्लोजर देना चाहिए था. आपने कुछ बताया नहीं, चुपके चुपके आप अपना पूरा बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन थे वो किससे करते थे? रिलेटेड पार्टी से. फॉर एग्जाम्पल, हम माल खरीदते हैं रॉकी सर के भाई से, तो वो रिलेटेड पार्टी है, डिस्क्लोजर पूरा देना चाहिए. हम बिना डिस्क्लोजर दिए ये सारे काम करें. शेयर को पता होना चाहिए ना वैल्यू फेयर है कि नहीं. अगर उन्हें लगेगा रिलेटेड पार्टी है तो वो थोड़ा कंसर्न दिखाएंगे. अगर आप नहीं डिस्क्लोज करोगे तो उनको लगेगा नॉर्मल कोई है, नॉर्मल बिजनेसमैन है, फेयर ट्रांजैक्शन ही चल रहे होंगे. तो रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर देना चाहिए. आप उसमें उस ऑफेंस में फंसे हो. तो इन्होंने क्या बोल दिया सेक्शन 188 में, एट एनी टाइम ड्यूरिंग दी लास्ट प्रीसीडिंग 5 years, पिछले 5 साल में अगर आप उसमें कन्विक्टेड थे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में फंसे थे, तो पिछले 5 साल में अगर आप हो तो नहीं, हम आपको अपॉइंट नहीं करेंगे. अब बात पुरानी हो चुकी है तो यस आप एलिजिबल हो जाओगे. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? ही इज नॉट कंप्लाई. सेक्शन 152 पढ़ा था. 152 का 3 क्या बोलता है? डिन. भैया आपके पास डिन नहीं है तो आप कैसे क्वालिफाइड रहोगे? आप डिस्क्वालिफाइड हो, आपके पास डिन नहीं है. सेक्शन 165 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. लेकिन हाँ, इसकी एक इंट्रोडक्शन दे दूं. एक डायरेक्टर मैक्सिमम कितनी कंपनीज में एज अ डायरेक्टर पोजीशन काम कर सकता है? दैट वाज 20. क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एक डायरेक्टर 20 कंपनी में ज्यादा से ज्यादा बन सकता है, 20 से ज्यादा नहीं. अब एक मिस्टर ए है, वो 20 कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर है. अब मैं आईटेक्स में भी उसे बोलती हूँ भैया डायरेक्टर बन जाए, वो महान नालायक आ जाता है यहाँ पे डायरेक्टर. हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे भी डायरेक्टर बनूंगा और पैसे मिलेंगे. बच्चों, क्यों बोला होगा 20 डायरेक्टर की मैक्सिमम लिमिट? काम करने की अपनी एक लिमिट होती ना, इंसान हो मशीन थोड़ी ना हो. जितना ज्यादा काम करोगे उतना बर्डन आएगा, कोई भी कंपनी का काम अच्छे से नहीं करोगे. तो मैक्सिमम एक लिमिट तय कर दी, दैट वाज 20 कंपनी. अब यहाँ 21 कंपनी वो इधर अपॉइंट होता है तो 21 हो जाएगा. तो उन्होंने कहा यहाँ बनने के लिए आप क्या हो? डिस्क्वालिफाइड हो. बाकी कंपनीज के लिए आप क्वालिफाइड हो, लेकिन आईटेक्स के लिए आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालिफाइड. तो टोटल कितने पॉइंट्स थे बच्चों? कितने थे बताओ? ठीक है, पहला बताओ फटाफट बिना देखे. अनसाउंड माइंड. दूसरा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट. फिर एडजुडिकेट इंसॉल्वेंट. देन वही 7 साल वाली कहानी है ना, ऑफेंस वाला. देन डिस्क्वालिफाइड, ऑर्डर पास किया कोर्ट ने या एनसीएलटी ने. देन 6 months का पीरियड. नेक्स्ट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. देन दिन नहीं है आपके पास, या फिर आपकी लिमिट क्रॉस हो गई है. ठीक है, अब ये सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं कि भाई सेक्शन क्या हम भी 152 165 लिखे, नहीं. आप बोल देना भैया दिन नहीं है आपके पास, आपकी मैक्सिमम लिमिट क्रॉस हो गई, दैट्स इट. क्लियर है? हाँ बेटा. किसमें? नहीं नहीं, अब मैं वही करूंगी. डायरेक्टर 165 एक ब्रॉडर सेक्शन है, उसमें बहुत सारे सब सेक्शन है. उसमें नॉर्मल डायरेक्टर की भी लिमिट बोल रही है, इंडिपेंडेंट की भी बोल रही है, फिर लिस्टेड अनलिस्टेड पब्लिक प्राइवेट, पूरा का पूरा एक पूरा जाल है. ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे, अभी इसको लेकर नहीं बात करेंगे अपन. ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट समझेंगे तो डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा. डन. तो अभी हम ये बोल रहे हैं 20 डायरेक्टर थी उसकी लिमिट, लेकिन जब आप 165 पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कौन कौन सी लिमिट क्रॉस हो रही है. क्लैरिटी है? चलिए, सबसेक्शन 1 पढ़ा अभी अपन ने. अब आ जाओ सबसेक्शन 2. क्या जाएंगे? सबसेक्शन 2. पहले एग्जाम्पल समझेंगे. ठीक है, अपने आप वो पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. एक कंपनी ए है, इस कंपनी ने क्या नहीं फाइल किया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दूसरी क्या चीज है? दो इंपॉर्टेंट चीज. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट. एनुअल रिटर्न मतलब बाकी सारी चीजें भी, पूरे साल भर आपने क्या किया, आईपीओ लेकर आया, बाय बाय किया, क्या किया आपने, वो सारी चीजें आपको एनुअल रिटर्न में कंप्लीट मिलेगी. तो कंपनी ए है, आरओसी को फाइल करना था, उसने फाइल नहीं किया. कब नहीं किया भैया? 3 साल बीत गए. 2020 में नहीं किया, 2021 में नहीं किया, 2022 में कॉन्जिक्यूटिवली नहीं किया. मिस्टर एक्स हु इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ए ड्यूरिंग दिस पीरियड डिस्क्वालीफाई फ्रॉम बीइंग रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर. कंपनी ए, चलिए कंपनी ए हमारी आईटेक्स की कंपनी, पिछले 3 साल से हमने आरओसी को ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए और ना ही एनुअल रिटर्न. तो इस आईटेक्स कंपनी में जितने डायरेक्टर है सब फंसेंगे, क्योंकि इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने के पीछे भैया किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मुझे बताओ? डायरेक्टर की. तो भैया डायरेक्टर, किसी भी डायरेक्टर ने कंसर्न नहीं दिखाया तो सारे के सारे डायरेक्टर नालायक हो. तो साफ इन्होंने बोल दिया एज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी है और एनी अदर कंपनी फॉर द नेक्स्ट 5 years वो डायरेक्टर अब क्या नहीं करेगा, क्या नहीं बनेगा?
किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बनेगा। रीड करियो, नो पर्सन हु इज या हैज बीन डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। अगर कोई डायरेक्टर है किसी कंपनी में, उस कंपनी ने क्या नहीं किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से फाइल नहीं की, पहली गलती। और हैज फेल्ड टू, क्या फेल हो गया, रिपे, डिपॉजिट का पैसा नहीं दिया, डिपॉजिट का इंटरेस्ट का पैसा नहीं दिया, मैच्योरिटी आ चुकी थी, डिबेंचर रिडीम नहीं किया, डिबेंचर का इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड बोला था, कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, फेल टू पे रिडीम कंटिन्यू फॉर दी 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो चुका है, टाइम आ चुका था, आपने ना डिपॉजिट का पैसा, ना डिबेंचर का पैसा, ना डिविडेंड दिया, तो ये सारी अगर आपकी कंपनी ने गलती करी है तो बच्चों नो पर्सन शेल बी एलिजिबल टू रिअपॉइंट एज अ डायरेक्टर। अब पहली बात तो ये, आप इस कंपनी में क्या नहीं बनोगे, इस कंपनी की तो पोजीशन छोड़ो, अब आप इस कंपनी में भी डायरेक्टर नहीं हो, रीअपॉइंट नहीं होगे, और किसी और कंपनी में भी नहीं बनोगे। कब तक के लिए, 5 सालों के लिए। मतलब आप एक ऐसे डिफॉल्टिंग कंपनी से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, इसके डायरेक्टर ही नालायक है, इन्होंने फाइल नहीं किया, तो आप यहां तो नहीं बनोगे और साथ ही साथ दूसरी कंपनीज में भी 5 सालों के लिए नहीं बनोगे, ठीक है। अदर कंपनी, साफ उन्होंने बोला नॉट, ये ऊपर लिखा है नो पर्सन, ठीक है, एलिजिबल, नो पर्सन एलिजिबल मतलब कि वो इनएलिजिबल है कहां बनने के लिए, रीअपॉइंट एज अ डायरेक्टर, इस कंपनी में तो दैट कंपनी जिस कंपनी में डिफॉल्ट हुआ है, और अपॉइंटेड इन अदर कंपनी फॉर द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच दिस सेड कंपनी फेल टू डू सो। किस साल, 3 साल कंप्लीट हो गए भाई इसी साल में, तो यस अब आप इस कंपनी को भी छोड़िए और रीअपॉइंट भी नहीं होगी क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है। जितनी दूसरी कंपनीज की, अब तुम सोचोगे अच्छा ठीक है यहाँ काम नहीं चल रही, यहाँ दाल नहीं गल रही, तो चलो कहीं और चले जाए, तो उन्होंने कहा दूसरी कंपनी में भी नहीं बनोगे, कितने साल का गैप, 5 साल का। अब पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, अब इस कंपनी में इन नालायक डायरेक्टर को तो भगा दिया, इनकी जगह पे नए डायरेक्टर आते हैं, सॉरी चलिए, अब नए डायरेक्टर आते हैं। अब पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, न्यू डायरेक्टर की बात आ रही है, इन्होंने कहा भैया डिफॉल्ट ए और बी जो बोलो ना, ही शैल नॉट इनकर, ये गलती किसकी मानी जाएगी, पुराने डायरेक्टर, फाइन पेनल्टी कौन पे करेगा, पुराने डायरेक्टर, नए डायरेक्टर पे बात नहीं आएगी, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने कहा नॉट इनकर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, वो नया नया आया है, 6 महीने तक उसकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, हम मानेंगे ये पुराने वाले डायरेक्टर की गलती थी, लेकिन इस 6 महीने में इस नए डायरेक्टर को काम दिया जा रहा है, क्या काम दिया जा रहा है, कर भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तू फाइल, तुझे नया डायरेक्टर रखा है ना, तू करिए सारे काम, अगर 6 महीने के अंदर अगर आप कर देते हो सारी गलतियां ठीक, तो आप कंटिन्यू यहाँ पे करोगे, नहीं तो तुम भी 6 महीने में नहीं कर पाए तो तुम भी डिस्क्वालीफाइड हो, क्या बात समझ में आ रही है। हम्म, कौन अकेला है, रुको एग्जाम्पल थोड़ा बनाओ, मैं रॉकी सर अभिषेक सर छोड़ दिया हमने, प्राइवेट कंपनी है, यहाँ पे डायरेक्टर रखना पड़ेगा, कितने डायरेक्टर आएंगे, 2 तो लाने ही पड़ेंगे, अकेला तो नहीं हो सकता ना, ठीक है, 2 लाने पड़ेंगे, तो दोनों के दोनों को बोला जा रहा है 6 महीने तक हम आपको फ्री कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी गलती के लिए पुराने डायरेक्टर, हम 3 लोग लाइबल रहेंगे। अब आप आ चुके हो ना, अब सारी चीजें ठीक करो, अब ठीक करने के लिए हमारे पास 6 महीने, 6 महीने के बाद अगर 6 महीने के अंदर हम भी ये काम नहीं कर पाए तो हम भी ना लायक है ना, हम भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे ना, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो 2 तो लाने पड़ेंगे। हम्म, हाँ हाँ, अब देखो वो बीच में जब आया तो उसे प्रूफ देना पड़ेगा कि ये बैलेंस शीट जब बन रही थी उस टाइम पे वो था कि नहीं था, अगर वो ये प्रूफ दे देता कि मैं नहीं था तो वो बच जाएगा, अगर ये प्रूफ दे देगा भैया मेरे सामने सब कुछ हुआ है, वो फंस गया, तो यस वो लाइबल होगा, क्योंकि उसने क्यों नहीं पॉइंट आउट किया, ठीक है, ये सारी चीजें फिर प्रूफ में डिपेंड करेगी। चलिए यहाँ पे चीजें क्लियर है, गवर्नमेंट कंपनी आती है और गवर्नमेंट कंपनी बोलती है ये सारी बातें मुझ पे नहीं लगी, बच्चों हम कितने सारे सेक्शन में यही पढ़ चुके, गवर्नमेंट कंपनी आके बोलती है हम पे नहीं लगा, हम पे नहीं लगा, हम पे नहीं लगा, ठीक है। सबसेक्शन 1 क्या बोला, ये सारी चीजें होगी तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। सबसेक्शन 2 भी बोलता है अगर आप एक ऐसी कंपनी से बिलोंग कर रहे हो जिस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न पिछले 3 साल से नहीं गई है, या फिर इसका बी पॉइंट क्या बोलता है, आपने डिपॉजिट, इंटरेस्ट, डिबेंचर, ठीक है, उसका इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब पिछले 1 साल या उससे ज्यादा से, तो भाई आप दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल, आप डिस्क्वालीफाइड हो। क्लैरिटी है बच्चों, लेकिन पुराने को बोला आप 5 साल तक के गैप में रहोगे, 5 साल के बाद आप कहीं जाना, अदरवाइज 5 साल के लिए डायरेक्टर मत बनो, दूसरा काम करो भाई, ठीक है, डन। सबसेक्शन 3, अ प्राइवेट कंपनी में बाय इट्स आर्टिकल, प्राइवेट कंपनी क्या,
अपने आर्टिकल के थ्रू। एडिशन जो भी 1 और 2 पढ़ा ना हमने, जो भी पढ़ा, ये कंपनीज एक्ट बोलता है। कंपनीज एक्ट बोलता है प्राइवेट कंपनी आप पे भी डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात एप्लीकेबल है, पब्लिक तुम पे भी। लेकिन प्राइवेट कंपनी को छूट दिया कि तुमको और भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स ऐड ऑन करने इसके अलावा, तो आप अपने आर्टिकल में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी अपनी कोई एक्स्ट्रा एडिशनल लिमिट बताती है, उनके खुद के जो आर्टिकल में लिखे वो भी आपको देखना पड़ेगा। बीइंग अ सीएस हर प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल अच्छे से रीड कर लेना कोई भी काम करने से पहले, ठीक है। चलिए, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, 2017 में नोटिफिकेशन आया था। ये एक्चुअल में मेरी आंखों देखी वाली बात है। 2017 एकदम से नोटिफिकेशन आया, बहुत सारी कंपनी, ये क्या लिखा है, स्ट्राइक ऑफ क्या होता है, स्ट्रक ऑफ है ना, नाम हटा देते कंपनी का। पहले कुछ टाइम तक डोरमेंट रहती है, वेट किया वेट किया वेट किया, भैया ये कंपनी आई नहीं रही, 5 साल का वेट किया, फिर हम रजिस्टर में से नाम हटा देंगे। तो कुछ पब्लिश करी गई थी, एक्चुअली में कुछ डायरेक्टर की लिस्ट पब्लिश की गई थी, और उसमें जिसमें हम काम करे थे उसमें भी बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर थे, ठीक है। लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर एसोसिएटेड विद द स्ट्रक ऑफ द कंपनीज डिस्क्वालिफाइड ऑल सच डायरेक्टर एसोसिएटेड विद द कंपनी। समझना, अब हम लोग फर्म में तो बहुत सारी कंपनीज होती है, ठीक है। अब इतने सारी कंपनीज, कुछ कंपनी का कुछ एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल ही नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको बताया एक डायरेक्टर कितनी कंपनीज में रह सकता है। अभी आपने मोटा मोटा जो पढ़ा, आपने बस 20 पढ़ा, उसकी टेक्निकलिटीज अभी आपने नहीं पढ़ी, ठीक है भैया। 20 मैक्सिमम कंपनीज में आप डायरेक्टर बने घूम सकते हो। तो मिस्टर ए भी बना घूम रहा है, ठीक है। जो कंपनी अच्छी चल रही है सबका ध्यान उसमें, कुछ कंपनी बर्बाद चल रही है उस पर ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो अब मिस्टर ए जो है वो कंपनी का नाम XYZ, ठीक है। एक्स कंपनी बढ़िया चल रही है, इसकी रिटर्न फाइल हो रही है, वाई बढ़िया चल रही है, इसकी रिटर्न फाइल हो रही है। भैया ये जेड ना अच्छी नहीं चल रही थी, तो इसकी रिटर्न फाइल भी नहीं हो रही थी, ठीक है। और ना ही मिस्टर ए ने ये कंपनी के बारे में हमें कुछ बताया। अब हुआ क्या, ये कंपनी लापता है, रिटर्न फाइल नहीं कर रही है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दे रही है, आरओसी का लेटर पे लेटर आ रहा है, रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे। लेकिन मिस्टर ए बढ़िया तरीके से एक्स और वाई पे तो काम कर रहे, ये डायरेक्टर है। अब हुआ क्या, जैसे लिस्ट निकली कि भैया ये कुछ कंपनीज है जिन्हें हम रिमूव कर रहे हैं, और इसके जो डायरेक्टर है क्योंकि कहीं से कोई रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा है, तो एमसीए ने ये नोटिफिकेशन निकाला कि हम कुछ लिस्ट दे रहे हैं डायरेक्टर्स की। इन सारे डायरेक्टर की लिस्ट में जितने डायरेक्टर का नाम है और उनके जो डिन है उसे हम करें डीएक्टिवेट। अब ये डायरेक्टर तो एक्स और वाई में अच्छे से काम कर रहा था, अब क्योंकि जेड में डिफॉल्टिंग कंपनी थी, उसमें उसका डायरेक्टर का डिन क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। अब वो एक्स और वाई में भी काम नहीं कर पा रहा है, क्या बात समझ में आ रही है। तो मजबूरन हमें फिर क्या करना पड़ा, इस एक्स की पूरी, सॉरी जेड की क्या करनी पड़ी, पूरी फाइलिंग करनी पड़ी, ताकि वो एक्टिवेट हो जाए और वो एक्स और वाई में आसानी से आराम से काम कर सके। तो हमारे काम एक्स और वाई के भी रुक चुके थे। तो यस बच्चों, ऐसा नोटिफिकेशन उस टाइम पे आया था, और ये उसी नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर जो एसोसिएट थे, किससे, वो जो स्ट्रक ऑफ कंपनी है, डिस्क्वालिफाइड ऑल सच डायरेक्टर एसोसिएटेड विद द कंपनी नॉट कंप्लीटेड, उन्होंने यही एनुअल रिटर्न पिछले 3 साल से फाइल नहीं किया। तो आरओसी ने नोटिफिकेशन निकाला था कि प्रैक्टिकल केस समझ में आया। तो बीच बीच में ऐसे नोटिफिकेशन भी आते रहते हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बस, है ना। आंख बंद करके काम नहीं किया जा सकता। डायरेक्टर से पूछो, और भैया डिन के थ्रू तो आपको एमसीए में पता चल जाएगा ना कि कितने क्या है, लेकिन उसने उसका काम किसी और को दे रखा था। अगर किसी और को दे रखा है, उसने फाइलिंग नहीं करी, तो बाद में बैक डेट से हमें पता चला, जिस कारण से उस डायरेक्टर को भी काम करने में दिक्कत, ठीक है। चलिए, सेक्शन 164 वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आया। सबसेक्शन 1 ने पूरी लिस्ट बताई कि कब कब आप एलिजिबल नहीं हो। सबसेक्शन 2 क्या बता रहा है कि अगर आप एक ऐसी कंपनी से बिलोंग करते हो जिसका एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर आप डिफॉल्ट करते हो पिछले 1 साल से डिपॉजिट डिबेंचर इंटरेस्ट में, तो अब आप 5 साल के ब्रेक के बाद, तो पहला और दूसरा सबसेक्शन दोनों क्या बोलते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन अलग अलग तरीके से। तीसरा बोलता है प्राइवेट कंपनी तुम्हें हमने स्पेशल पावर दी, इनके अलावा और पॉइंट ऐड करना है कर लो, ज्यादा रिस्ट्रिक्ट होना है हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, बना सकता है, एंट्रेंजमेंट तो अलग, एंट्रेंजमेंट तक की टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन ये क्या बोला, डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट और बड़ी कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पे इन्होंने कितने पॉइंट दे, HIGH तुम और ABCD पूरा जेड तक कर लो, तुम जितने पॉइंट तुम्हें एड ऑन करने कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए, अब नया टॉपिक, सेक्शन नंबर 167। बीच में सेक्शन 164 के बाद 165 आना था। 165 ही आपको बताता है कि मैक्सिमम डायरेक्टरशिप, लेकिन उन्होंने कहा हम यहाँ नहीं बताएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, क्योंकि सीक्वेंस फॉलो नहीं करते, ठीक है। चलिए,
167 हेडिंग क्या बोलता है? छोड़ना पड़ेगा ऑफिस। कब छोड़ोगे? अभी हमने पढ़ा ना 164 में बोला अगर आप डिस्क्वालीफाइड हो तो छोड़ो भाई ऑफिस। कब कब आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा? पहला, कब? जब आप डिस्क्वालीफाइड होते हैं। दूसरा, क्या बोला भाई? साफ साफ हमने पढ़ा है बोर्ड मीटिंग साल में 4 बार होनी ही चाहिए। इन 4 बार मीटिंग में डायरेक्टर्स को आना ही नहीं चाहिए। भैया 12 महीने हो गए, मतलब 1 साल हो चुका है, आप एक भी मीटिंग में नहीं आए हो। क्या लिखा है? ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स। वो डायरेक्टर जो सारी मीटिंग में एब्सेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स विद और विदाउट सीकिंग द लीव ऑफ द एब्सेंस ऑफ द बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोफेसर अभिषेक सर, ठीक है, साल भर में हमारी 4 मीटिंग होती है, एक मीटिंग में नहीं आए, 2 में नहीं आए, 3 में नहीं आए, 4 में नहीं आई तो बात अलग है। और तो और क्या नहीं किया? लीव। लीव मतलब क्या होता है? इन्फॉर्म करना, परमिशन लेने की, यार मैं इस वाली में नहीं आऊंगी, चल जाएगा क्या? बिना कुछ बोले उन्होंने क्या लिखा है पॉइंट, अगर आप पढ़ोगे तो उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता विद और विदाउट। या तो आपने इन्फॉर्म नहीं किया या तो आपने इन्फॉर्म किया था। इन्फॉर्म किया हो चाहे ना, कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आए तो नहीं आप, आए तो नहीं आप, ठीक है, पिछले 4 मीटिंग में। तो ये एकदम गलत है और आपको अब ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका इस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनकर भी कोई मतलब नहीं है, मीटिंग में तो आते नहीं हो आप। कब कब ऑफिस छोड़ना पड़ेगा? पहला, डिस्क्वालीफाइड हो जाओ। दूसरा, 12 महीने गुजर गए, एक मीटिंग अटेंड नहीं करी आपने, ठीक है। तीसरा, सेक्शन 184 का कॉन्ट्रावेंट किया। सेक्शन 184 में लिखो डिस्क्लोजिंग इंटरेस्ट। हम बार बार डायरेक्टर को बोलते हैं अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करो, अपना इंटरेस्ट बताओ। आप अपना इंटरेस्ट बता ही नहीं रही हो कि आप कितनी और कंपनीज में डायरेक्टर हो, क्योंकि अगर आप बताओगे आप कितनी और कंपनीज में डायरेक्टर हो तो हमें लिमिट पता चलेगी ना, ठीक है। आपको सेक्शन 184 याद नहीं करना है, आपको क्या करना है कि भैया सी पॉइंट बोलता है कि आपने एज अ डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट, सेक्शन 184 भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी जैसे मैंने 165 का ब्रॉडर व्यू क्या बोला था, मैक्सिमम 20 कंपनीज में, ऐसे इसका ब्रॉडर व्यू क्या है कि आपको जब जब कुछ भी इंटरेस्ट होता है वो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, नहीं बताए। ए बी सी, ए पॉइंट क्या बोलता है? डिस्क्वालीफाइड। बी क्या बोलता है? 12 महीने की बात करता है। सी क्या बोलता है? डिस्क्लोजर नहीं दिया आपने कि आप किस किस दूसरी कंपनी में इंटरेस्टेड थे, पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि लिमिट के अंदर हो कि लिमिट के बाहर। डी पॉइंट, फेल टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट इन विच ही इज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्ट कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन। सी और डी में मुझे बताओ क्या सेम लग रहा है? क्या सेम लग रहा है? अब इन्होंने बोला ही, वापस आओ रीड करो, ही एक्ट contravention of the provision of section 184 relating to entering into contract और he failed to disclose his interest। अब सी और डी को एक बार फिर से रीड करो, मुझे डिफरेंस बताओ क्या बोल रहे हैं। फेल हो गया, डिस्क्लोज नहीं किया, और ही एक्ट कॉन्ट्रावेंट प्रोविजन ऑफ दिस एंटरिंग, आपने, आपको मना कर रखा था या जो भी कर रहे थे आप जानबूझ के एक्ट कर रहे हो, ठीक है। सेकंड वाले में क्या हो गया? आपने डिस्क्लोजर दिया ही नहीं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, ई क्या बोलता है? किसने ऑर्डर पास किया? कोर्ट और एनसीएलटी ने बोला खाली करो जगह, ठीक है। ऊपर क्या ऑर्डर दिया था डिस्क्वालिफिकेशन में कि आप डिस्क्वालिफाइड हो, ये क्या बोल रहा है? खाली करनी पड़ेगी आपको ऑफिस, ठीक है। एफ पॉइंट, ही इज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस विच इज, सेम बातें बोल रहा है, मॉरल टर्पिट्यूड अदरवाइज, जिसकी सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब क्या बताया? नहीं, सेंटेंस मतलब पनिशमेंट, सेंटेंस मतलब पनिशमेंट। अब आगे का स्टेटमेंट आपको बताएगा कि वो पनिशमेंट या तो इम्प्रिजमेंट है या तो फाइन, ठीक है। चलो, मॉरल टर्पिट्यूड या फिर अदरवाइज सेंटेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर इम्प्रिजमेंट। सेंटेंस कौन सा है? पनिशमेंट कौन सा है? इम्प्रिजमेंट। नॉट लेस देन, क्या लिखा है? 6 महीने। मतलब अगर आप कुछ ऐसे ऑफेंस में फंसे हो जिसमें कितनी आपको पनिशमेंट मिलेगी जेल की? मिनिमम 6 महीने। तो अब आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पे लिखा है ऑफिशियल नॉट वेकेटेड। पहले एफ तक मुझे पहले बात बताओ, एफ तक बातें समझ में आ रही है? ए क्या बोल रहा है? डिस्क्वालिफाइड। बी क्या बोल रहा है? 12 महीने में एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करी। सी क्या बोलता है? एक्ट कर रहे हो कॉन्ट्रावेंट, 184 डिटेल में पढ़ेंगे। डी क्या बोल रहा है? फेल हो गए डिस्क्लोज करने में। ई क्या बोलता है? कोर्ट और एनसीएलटी ने बोला भैया छोड़ो, छोड़ना पड़ेगा। एफ बोलता है अगर आप मॉरल टर्पिट्यूड में फंसे हो, अदरवाइज फंसे हो जिसमें आपको सजा कितने की मिली? 6 महीने से ज्यादा की, तो भैया आप तो जेल में हो, आपको ऑफिस से छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके नीचे एक्सेप्शन है, ये पूरे एक्सेप्शन है। अभी जो एफ पॉइंट पढ़ा ना,
उसके एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में थोड़ी देर से आऊंगी, पहले एफ तक समझो। एफ तक समझ में आ गया ना कि आपको जाना पड़ेगा। एक्सेप्शन मतलब नहीं जाओगे, कुछ रीजन है, रीजन पढ़ेंगे थोड़ी देर से। पहले जी में आ जाओ। जी क्या बोल रहे हैं? ही इज रिमूव, रिमूव कर दिया। याद करो, एक रिजाइन होता है, एक रिमूव होता है। शोल्डर्स ने क्या कर दिया? रिमूव करवा दिया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोविजन के अकॉर्डिंग, प्रोविजन के अकॉर्डिंग में यही लिखा है कि भैया मेंबर्स को काम ठीक नहीं लग रहा, उन्होंने रिमूव करवा दिया। या फिर बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग सीज टू बी होल्ड। अब समझना, ही हैविंग बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, हमने उसे डायरेक्टर इसलिए अपॉइंट किया था क्योंकि उसके पास कोई एक पोजीशन थी। उस पोजीशन के कारण उसके पास कुछ क्वालिटी थी, कुछ था उसके पास, जिस कारण से हमने उसे अपॉइंट किया था। अब जो चीज के कारण हमने किया था भैया वो चीज उसके पास नहीं है। रीड करूँ वापस। ही हैविंग बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, एक डायरेक्टर है जिसे हमने अपॉइंट किया था। क्यों किया था? बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग, इसके पास कुछ होल्डिंग थी किसी ऑफिस की, उस ऑफिस की इंपॉर्टेंस थी, उस एम्प्लॉयमेंट की इंपॉर्टेंस थी। होल्डिंग सब्सिडी ऐसे होती, सीज टू बी होल्ड। अब उसने अगर वो ऑफिस छोड़ दिया तो जिस पर्पस के लिए किया था वो पर्पस तो अब फुलफिल ही नहीं हो रहा, तो यस अब आपको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ए से लेकर एच तक बातें वापस। ए बोलता है डिस्क्वालिफाइड, बी बोलता है 12 महीने में एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करी, सी डी एक्ट और फेल हो जाता है, ई बोलता है कोर्ट ट्रिब्यूनल ने मना कर दिया है आपको, एफ बोलता है आप किसी ऐसे ऑफेंस में फंसे हो जिसमें 6 महीने तक की जेल है, जी बोलता है भैया एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से आपको हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, और एच आपको बोलता है आपके पास कुछ एक एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन थी जिस कारण से हमने आपको यहाँ डायरेक्टर बनाया था, क्योंकि वहां से हमें लग रहा था कि कोई सोर्स मिलेगा, वहां से हमें मिला तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ एक्सपर्टाइज मिलेगी। अब वही अगर आपके पास नहीं, हमने कहा कि आप सीईओ से, इसलिए हमने आपको रखा, आप सीईओ इसलिए हमने आपको रखा, आप लॉयर इसलिए हमने आपको रखा क्योंकि हमें जरूरत थी इसकी। अब आपके पास अगर वही छीन ली जाती है तो अब आपका इस कंपनी में क्या काम? तो आपको अब ये ऑफिस खाली करना पड़ेगा। यहां तक सारे पॉइंट समझ में आए? बीच का एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट, एफ पॉइंट। टाइम देखो, वाह, मुझे तो लग रहा है तुझे पनिशमेंट दूं। खड़े रहेगी अभी थोड़ी देर तक, कोई बात नहीं, खड़े रहना, बैठना नहीं, खड़े रहो। चलो, हाँ जी। ऑफिशियल नोट भी क्या लिखा है? खाली नहीं करना पड़ेगा। मान लो आपका केस चल रहा है, केस का कंक्लूजन में बोला ऑफेंस किस में फंसे आप? किस में फंसे? 6 महीने, 6 महीने तक की जेल था। लेकिन हो सकता है जिस दिन ऑर्डर आया, जिस दिन ऑर्डर आए तुरंत ऑफिस नहीं खाली करना है, थोड़े काम पेंडिंग होंगे ना, ठीक है, थोड़ा सा पीछे चले जाए, नहीं तो ये लोग को दिखेगा नहीं, है ना। बस 10 मिनट की तो पनिशमेंट दूंगी मैं, ठीक है। उसके बाद मुझे याद दिला देना कि दीदी 10 मिनट हो गए। चलो, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन या फिर ऑर्डर डिस्कालिफिकेशन। ऑर्डर आज पास किया, ठीक है, अमृतांश आता है, मैंने कहा कि भैया तुम इस ऑफिस में फंसे हो जिसमें 6 महीने जाते हो, लेकिन अब क्योंकि ये आईटेक्स का काम संभाल रहा है तो तुरंत के तुरंत हम ऑफिस खाली करने को नहीं कहेंगे। थोड़े जितने पेंडिंग काम है उसे निपटा लो, आधे अधूरे जो काम है उसे क्या करो, निपटा लो। इसके लिए कितना समय दिया? 30 दिन का। कितने दिन का समय दिया? 30 दिन का। तो एकदम ऑफिस खाली नहीं करना है। आज कोर्ट ने ऑर्डर पास किया तो मैं कहूँगी रुक जा अमृतांश, अपना काम निपटा कर जा, ठीक है। तो कितने दिन में निपटाना है? 30 दिन में। 30 दिन तक ये ऑफिस होल्ड करके बैठा रहेगा। 30 दिन के बाद उसे अब छोड़ना पड़ेगा, अपना पूरा सामान पैक करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा मान लो अमृतांश इस डिसीजन से खुश नहीं है, कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं है, यहाँ पे कोर्ट से मतलब हमारा एनसीएलटी है, तो अब ये क्या करेगा? अपील करेगा। तो अपील की जब प्रोसेस, अपील की जब क्या चल रही है? प्रोसेस चल रही है, तब भी ऑफिस नहीं छोड़ेगा। वेर अपील और पिटीशन इज प्रेफर्ड विद इन 30 days, इन 30 days में इसने अपना पेंडिंग काम भी निपटाया और साथ में पैरेलली क्या किया? पैरेलली क्या किया? अपील भी फाइल कर दी। इन 30 दिनों में इसने अपील फाइल कर दी अगेंस्ट द कन्विक्शन रिजल्टिंग सेंटेंस एंड ऑर्डर, ठीक है। द एक्सपायरी ऑफ द 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपील पिटीशन इज डिस्पोज। अब अपील का जब तक डिसीजन आ जाए तब तक ये रहेगा इस कंपनी में। अब अपील का भी डिसीजन आ गया, अपील के डिसीजन आने के बाद 7 दिन और एक्स्ट्रा, अपील का भी डिसीजन आ गया। पहला डिसीजन आया तो हमने 30 दिन दिया, फिर इसने अपील कर दी, फिर अपील में पूरी प्रोसेस चल रही है, तब तक ये रहेगा रहेगा रहेगा। लेकिन अपील का भी डिसीजन आ गया और फिर उसने बोला कि भैया तुम्हें तो छोड़ना पड़ेगा, तुम निकलो, कन्विक्टेड ही निकलो। तो फिर हमने जब भी अपील का डिसीजन आया वहां से 7 दिन और आपको दे दिए। बात समझ में आ गई? खिंचती जा रही है। अब इसमें बोलो भैया यहाँ से भी कुछ नहीं है, मुझे ये बताओ पहले कहाँ जाते हो? एनसीएलटी। खुश नहीं होते तो एटी, देन
पहले एनसीएलटी ने बोला तो उसने बोला ठीक है 30 दिन का मैंने समय दिया, कितने दिन का समय दिया, 30 दिन का समय दिया। लेकिन ये कह रहे भैया नहीं मैं एनसीएलटी के पास चला गया, तो जब तक एनसीएलटी के पास गया उन्होंने जितना टाइम लिया सब उस टाइम तक ये ऑफिस आईटेक्स का होल्ड करके बैठे रहेगा। डिसीजन आ गया, जिस दिन डिसीजन आ गया 7 दिन और एक्स्ट्रा दे दिए डिसीजन के बाद, ठीक है कि चलो निपटाओ अब सब कुछ जा रहे हो। लेकिन इसको फुर से बुरा लगा, कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है फर्दर अपील, फिर से 7 दिन। बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर आप पीछे जाके खड़ा हो, यहाँ पे आके खड़ा रहे, यहीं पे जल्दी आ गया, सुनता भी रहेगा ना, खड़ा रहे यहीं पे। चलो एफ पॉइंट क्या बोलता है, एफ पॉइंट क्या बोलता है, अगर आप ऐसे ऑफिस में फंसे हो जिसमें मिनिमम 6 महीने की तो आपको जेल है, तो आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने बोला एक्सेप्शन 30 दिन, 30 दिन में पेंडेंसी पूरा खत्म करो, 30 दिन के अंदर अंदर आपने क्या किया, अपील कर दी, तो जब तक अपील चल रही है तब तक आप ऑफिस में हो, अपील का रिजल्ट आ गया वहां से 7 दिन, फिर से चले गए, फिर से सेम प्रोसेस बच्चा। तो 30 दिन 7 दिन 7 दिन। क्या ये बातें समझ में आ रही है कि कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ डायरेक्टरी करे, अमृतांशी करेगी कि हमने क्या बोला भैया तुम कन्विक्टेड हो और तुम्हें 6 महीने की जेल हो रही है, ठीक है। अब वो जो भी किस कारण से हो रही हो, क्योंकि जेल हो रही है तो जेल वाले बंदे को हम थोड़े ना रखेंगे, उसे तो ऑफिस खाली करना पड़ेगा। तुरंत जेल जाना है तो भैया ये तो जाएगा, लेकिन इसने अपील मार दी, तो अपील मार दी तो अभी ऑफिस खाली नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई, क्लैरिटी है? चलो हम पढ़ कौन सा रहे, सेक्शन 164। 164 डिटेल में ये पूरी लिस्ट बताता है, किस चीज की उन्होंने लिस्ट बताई, कब कब आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा। ऊपर इससे पहले हमने बोला रिमूव किया तो खाली करना पड़ेगा, डिस्क्वालीफाइड है तो खाली करना पड़ेगा, ऑफिस में फंसे हो, ठीक है, 12 महीने से एक भी मीटिंग नहीं अटेंड करी तो ऑफिस खाली करना पड़ेगा। क्लैरिटी है? अब तुम्हारी बुक ने सबसेक्शन 2 नीचे दे दिया है, आओ सबसेक्शन 2 पहले पढ़े। सबसेक्शन 1 समझ में आ गया, सबसेक्शन 2, इफ अ पर्सन फंक्शन एज अ डायरेक्टर इवन when he know that the office director held by him has become vacant, any of the disqualification, जो भी हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा, तो पनिशेबल विद द फाइन। उसे पता था कि उसे ऑफिस खाली करना है, लेकिन स्टिल वो 30 दिन के बाद भी ऑफिस खाली नहीं करे, तो अमृतांश पे लगेगा फाइन पेनल्टी। कितना लगेगा? 1 लाख तक का, जो 5 लाख तक भी जा सकता है। सिंपल बात बोली कि भैया पता है तब भी ऑफिस खाली नहीं करे तो फाइन। थर्ड बोलता है where all the director of the company vacate their office under the disqualification, section 1 के अकॉर्डिंग all the director of the company vacate their office, सिचुएशन ऐसी हुई कि सारे के सारे डायरेक्टर नालायक थे, सबको खाली करना पड़ गया, तो उस केस में कंपनी का जो प्रमोटर होगा वो दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा। कंपनी में प्रमोटर नहीं है, वही प्रमोटर डायरेक्टर था जो चला गया, तो उन्होंने कहा भाई ये पावर हम किसको देंगे, सीजी को देंगे, उनके बिहाफ में लोगों को अपॉइंट करो टिल जब तक जनरल मीटिंग में फाइनल है। तो कुल मिलाकर कंपनी में रॉकेट समय अभिषेक सर, हम तीनों को खाली करना था, हम तीनों खाली करते, तो कंपनी का प्रमोटर है क्या, भैया हम ही प्रमोटर थे, हम ही प्रमोटर थे, तो अब प्रमोटर नहीं कर पा रहा तो सीजी को पावर दी कि भैया तुम इनके बिहाफ में नए डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे थोड़े टाइम के लिए, और जनरल मीटिंग में एक बार अप्रूवल लेके उन्हें फाइनल करवा दो। क्लैरिटी? फोर्थ वाला पॉइंट खुद पढ़ेंगे, बैठो चलो, बैठ जाओ अनुष्का, फोर्थ वाला पॉइंट रीड करो बच्चों, क्या बोल रहे हैं। हाँ, प्राइवेट कंपनी इज नॉट अ सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी, हम उस प्राइवेट कंपनी की बात करें जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडी नहीं है, मे बाय इट्स आर्टिकल प्रोवाइड दी एडिशनल ग्राउंड। प्राइवेट कंपनी चाहे तो एडिशनल ग्राउंड दे सकते, ऊपर भी पढ़ा था प्राइवेट कंपनी को क्या पावर मिली थी, एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन लिस्ट, एडिशनल वेकेट करने की लिस्ट। क्लैरिटी है? पक्का? 167 समझ में आए? हेडिंग बताओ 167 की, ऑफिस कब कब खाली करना पड़ेगा, पूरे रीजन से उन्होंने बता दी कब कब खाली करना पड़ेगा। साथ में बोला जिसको मालूम था खाली करना तब भी नहीं करता है तो फाइन। फिर क्या बोला उन्होंने, सारे डायरेक्टर अगर चले जाते हैं खाली कर देते तो भैया कंपनी कौन संभालेगा, उन्होंने कहा प्रमोटर तुम किसी को बैठा दो, लेकिन प्रमोटर ही वो डायरेक्टर थे जो वैकेट कर चुके हैं। अगर अलग अलग है, हो सकता है हम तीनों ने किसी और को बैठाया, तो हम प्रमोटर किसी और को अपॉइंट करेंगे, लेकिन हम ही प्रमोटर हम ही डायरेक्टर सब कुछ, तो सीधी सामने आएगा। क्लैरिटी है बच्चों? पक्का? एक केस दिख रहा है, लंबा चौड़ा केस, केस की कहानी सुन लो पहले फिर फोटो खींच लेना। चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशन constitutionality of section
167 सब सेक्शन 1A। क्या अभी हमने 167 पढ़ा, उसका सब सेक्शन 1 पढ़ा, उसके ए में क्या था जरा पढ़कर बताना। डिस्क्वालिफिकेशन। अगर डायरेक्टर क्या है डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट में आ रहा है तो भैया आपको तुरंत ऑफिस खाली करना पड़ेगा। इन्होंने कहा इसको लिंक करो सेक्शन 164 के 2 से। जरा बताओ सेक्शन 164 क्या था और उसका 2 क्या था। टू क्या था। गुड, आ गया याद। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, यही वाला है ना, ठीक है। चल वापस, तो एक जगह ये कह रहे हैं कि भैया दोनों डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना, दोनों को लिंक कर कर कोई भी केस होता है तो उसमें बहुत सारे सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं, दोनों सेक्शन साथ में अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, विकेट करना पड़ेगा ऑल डायरेक्टरशिप इफ देयर इज कंपनी डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 164(2). आपको सारे के सारी कंपनी में क्या करना पड़ेगा, अपनी डायरेक्टरशिप को छोड़ना पड़ेगा। द पेटिशनर आर्ग्यू दैट, उसने बोला कि भाई इस कंपनी में गड़बड़ हुई है, आप बाकियों में क्यों छुड़वा रहे हो। अभी मैंने बताया था आपको, सबसेक्शन 2 पढ़ा था, क्या बोला था मैंने आपको, क्या बताया था कि वो सारी कंपनी में डिस्क्वालीफाइड हो गया था। नोटिफिकेशन जब आया था कि भाई ये सब डीएक्टिवेट किसी का काम नहीं कर पा रहे, तो हमें वो ठीक करना पड़ा ताकि वो क्वालिफाइड हो जाए। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि भाई जिस कंपनी का गलत है उसमें बस करो, बाकी कंपनी में क्यों कर रहे हो। हमने पढ़ा था ना 5 साल तक बाकी कंपनी में भी नहीं हो पाओगे आप। तो कोर्ट ने साफ साफ बोला कि चुपचाप रहे भाई, तू एक कंपनी का बिगाड़ रहा है, आगे चल के इनका भी तो बिगाड़ेगा। तू एक कंपनी का रिस्पॉन्स नहीं दे तो आगे चल के इनमें भी तो बर्बादी आएगी। तो साफ उन्होंने बोला, कोर्ट ने बोला मैं ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना चाहता हूँ, गवर्नेंस इंश्योर करना चाहता हूँ। तो आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमने जितने भी डिस्क्वालिफिकेशन रखे वो एकदम सही रखे। वो इस बात में ऑब्जेक्ट कर रहा था कि आईटेक्स कंपनी में डिफॉल्ट बना तो बस आईटेक्स में मुझे डिस्क्वालीफाई करो, बाकी कंपनीज में मत करो, ये एकदम अनजस्ट कर रहे हो, गलत कर रहे हो आप मेरे साथ। तो कोर्ट एनसीएलटी ऑर्डर देता है कि ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि आप उस कंपनी को या तो पूरे से खत्म कर दो अगर आपसे नहीं चलाया जा रहा है, या तो उसे ढंग से चलाओ। जब हम वहां करेंगे तभी आप सारी कंपनीज को एक्टिवली पार्टिसिपेट कर कर चलाओगे। बात समझ में आ रही है। तो इस केस का ये पूरा कंक्लूजन। तो अब फोटो लेने तो कोई एक बच्चा फोटो ले ले भाई और ग्रुप में शेयर करे। इतना इतना लेट क्यों हो रहा है, क्यों। फिर भी 9 बजे, 8:30 बजे आ जाना था फिर भी। नालायक, मेरे दो नालायक, एक का अलार्म नहीं बजा और एक ने टाइम नहीं देखा। चलो सेक्शन कौन से पढ़े, 2 सेक्शन पढ़े इंपॉर्टेंट। ध्यान दो, सेक्शन 164 और 167। 164 की हेडिंग बताओ। अब समझ में आएगा जब भी वो बोलेगा स्टेटमेंट कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं, मतलब इन सारे में कहीं भी कवर नहीं होता, और कल को पता चलता है तुम हो तो तुम फंसोगे। 167, अब डिस्क्वालीफाइड हो गए तो भैया छोड़ो, और भी दूसरे रीजन होते छोड़ने के। चलिए, हाँ बेटा बोल। हम्म, किसके एक्सेप्शन, इसके एफ के एक्सेप्शन की बात करें, हाँ बोल। करेगा, पूरे टाइम वो काम करेगा। अपील के डिसीजन आने के बाद भी 7 दिन का और समय दे दी, फिर से वो काम करता रहेगा, और उसकी भी 7 दिन तक, मतलब ये 2 बार प्रोसेस चलेगी। डन, पक्का। चल अब हेडिंग बताओ क्या लिखा है। एक होता है रिमूव, एक होता है रिजाइन। रिजाइन मतलब खुद से मन नहीं लग रहा है डायरेक्टर का इधर, है ना। चलो डायरेक्टर फटाफट क्या करेगा, नोटिस देगा, रीजन बताएगा, जो भी एक्सवाइजेड घर में रीजन है, जो भी मैं अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता। बोर्ड के पास जैसे ही ये रिसिप्ट होगा, द नोटिस फ्रॉम द डायरेक्टर शेल टेक नोट ऑफ द सेम। ठीक, कंपनी शेल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस किसको इंटीमेट करेगी, आरओसी को। पहले डायरेक्टर बताए मेरी इच्छा नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी जो रिप्रेजेंट करिए, कंपनी बोलते ठीक है हम ये आरओसी को बता दे, क्योंकि रिकॉर्ड में क्या दिख रहा होगा, तुम हमारे डायरेक्टर हो। अब रिकॉर्ड में क्या दिखना चाहिए, अब तुम हमारे डायरेक्टर नहीं हो। तो यस, फॉर्म DIR-12 अपॉइंटमेंट के लिए भी यही था, रिमूवल के लिए भी यही था। ठीक है, पोस्ट साथ में वेबसाइट में भी डालो आप अपनी कि हाँ ये डायरेक्टर अब यहां से रिजाइन कर रहा है। बोर्ड शेल प्लेस द फैक्ट्स इन द रिपोर्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट में भी आप सारे फैक्ट्स बताएंगे। द डायरेक्टर में विद इन 30 days फ्रॉम हिज रेजिग्नेशन, जब भी उन्होंने बोला डायरेक्टर कितने दिन के अंदर,
30 days फ्रॉम हिज रेजिग्नेशन फॉरवर्ड टू दी रजिस्ट्रार। इन्होंने एक तरफ कंपनी को काम दिया, एक तरफ डायरेक्टर को काम दिया। कंपनी को बोला तुम भी इन्फॉर्म करो जिस दिन तुम्हें पता चला वहां से। प्रत्यक्ष बहुत घूमकर आया ना तू, लग रहा है ना, ऐसे ऐसे लटका ही जा रहा है बस। यहाँ पे रहो। डायरेक्टर, डायरेक्टर भी इन्फॉर्म करेगा। किसको इन्फॉर्म करेगा? आरओसी को। कंपनी इन्फॉर्म करेगी तो फॉर्म DIR-12। डायरेक्टर खुद बोलेगा मैंने वो कंपनी छोड़ दी है तो DIR-11। ठीक है। इन्होंने कहा भाई इन केस कौन सी वाली? FSC, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। और डायरेक्टर में फाइल में बोला है, में। ठीक है, यहाँ पे भी मैं बोला है। इन्होंने बोला आप भी फाइल कर सकते हो, आप भी बताओ। ठीक। रेजिग्नेशन शेल बी इफेक्टिव, किस दिन से आपको हम मानेंगे कि आपने रिजाइन कर दिया है? द डेट, जब आपको क्या हुआ, ऑन विच नोटिस रिसीव बाय द कंपनी, और द डेट स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर इन द नोटिस। या तो उसने बोल दिया जिस दिन दिया वहां से आप मानोगे कि रिजाइन, या फिर उसमें डेट लिखा था अभी तो मैं काम करूंगा 30 दिन बाद जाऊंगा, 60 दिन बाद जाऊंगा, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जाऊंगा। तो जो डेट स्पेसिफाइड है वो इसने बोला विच एवर इज लेटर, जो बाद में होगा। आज आया लेकिन लिखा है बाद की डेट, तो बाद वाला मानेंगे। When all the director resign, सारे के सारे डायरेक्टर एक बार में रिजाइन कर रहे हैं। बच्चों अभी हमने पढ़ा था सारे डायरेक्टर वेकेट हो रहे थे तो पहले प्रमोटर, प्रमोटर भी नहीं है तो CG, सेम ये लिखा है, सबके सब रिजाइन दे रहे। तो पहला हक किसको मिला? प्रमोटर। प्रमोटर नहीं है तो CG। ठीक है। द डायरेक्टर अपॉइंटेड होल्ड ऑफ स्टिल, CG ने जिसे अपॉइंट किया वो तब तक रहेगा जब तक जनरल मीटिंग में क्या ना हो जाए, अप्रूवल। 7 पॉइंट रिपीट है, समझ में आया? पढ़ा क्या हमने? डायरेक्टर चाहे तो खुद से रिजाइन कर सकता है नोटिस देने का, जिस दिन दिया वहीं से मानो, या फिर जो डेट लिखी है वहां से मान लो, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी तुम भी इन्फॉर्म कर दो। फिर बोला डायरेक्टर तुम भी बता दो अलग से। ठीक, छोटा सेक्शन था। केस आप लोग रीड करेंगे, बताओ। हाँ हाँ हाँ, अग्रीमेंट के हिसाब से रहता है। ठीक है सिमर बेटा, ध्यान देंगे। अग्रीमेंट के हिसाब से रहता है। सिमर अब आपका वो समय आ गया है जब आप अकेले बैठोगे, प्रत्यक्ष वाला ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जो भी है, कभी फोन चला रही है, कभी ये कर रही है, अभी उसको भी थोड़ी देर में डिस्क्लेमर मिलने वाला। वो तो वैसे ही अकेले, कितना अकेले करूं इसे, है ना। चलो, हाँ क्या था? नोटिस। ठीक है, तो अग्रीमेंट में जो नोटिस है तब तक तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उसमें लिखा होगा नोटिस, जब मैंने दिया ना कि मैं रिजाइन करूं, उसमें लिखा होगा कि क्योंकि हमारा अग्रीमेंट हुआ है तो अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मुझे 3 महीने काम करना है, तो वो डेट मान ली जाएगी। तो इसी तरीके से नोटिस भेजा जाएगा। क्लियर है? और अग्रीमेंट तो इस तरीके का होता है कि पहले अगर छोड़ा 3 महीने का नोटिस में भी आप काम नहीं कर पा रहे तो पैसे पे करना पड़ता है, ऐसा फाइन अग्रीमेंट में पहले से डिसाइडेड। हाँ हाँ, ऐसा होता है। तो मोटा अमाउंट होता है, छोटा नहीं होता है। फिर या तो मोटा पैसा देकर निकल लो, या फिर पूरा काम करो और पहले से इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, चलिए क्लैरिटी है बच्चों। केस रीड करेंगे, बताएंगे आप लोग। सिमर थोड़ा ऐसे दूर हो जा, यहाँ पे आ जा, यहाँ जल्दी है, यहाँ लड़की ना। NCLT, अरे वाह कितना दूर हुई है, इस वाले बेंच में नला है, इतना मासूम सा चेहरा बनाती है। कहाँ से शाश्वत आ गया, कुछ भी। हो चलो रीड करो, जल्दी रीड करो, इतना पिटोगे। NCLT क्या? क्यों? वो रेजिग्नेशन लेटर क्या है? फॉर गलत साइन किसी ने कुछ भी बनाकर दे दिया, मैं नहीं देना चाहती, मेरा रेजिग्नेशन किसी ने दे दिया, है ना, तो भाई नहीं माना जाएगा। चलिए, अब इन्होंने कहा एक होता है रिजाइन, एक होता है रिमूव। ठीक है, ऊपर अभी हमने पढ़ा था रिमूवल वाला कि रिमूवल एज पर आप पूरा रिमूव, जैसे रिजाइन करने की पूरी प्रोसेस, ऐसे रिमूव करने की भी प्रोसेस। देखो रिमूव करने का तरीका तो साफ बोलते हैं, भैया क्या पास करो, सारे मेंबर इकट्ठा हो जाओ, OR पास करो और डायरेक्टर को बाहर निकाल दो। अगर उसका काम पसंद नहीं आ रहा तो OR पास करके ये काम किया जाएगा। कंपनी बाय OR रिमूव डायरेक्टर बट बीइंग अ डायरेक्टर अपॉइंटेड, ये किसने अपॉइंट किया है? कुछ याद आ रहा है? NCLT अपॉइंट करी थी। सेक्शन 242 हमने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, कुछ भी अनजस्ट हो रहा है तो NCLT ने अपॉइंट कर दिया एक डायरेक्टर को। आप किसी भी डायरेक्टर को निकाल सकते हो, लेकिन कौन से डायरेक्टर को नहीं निकाल सकते? जो NCLT ने अपॉइंट किया है सेक्शन 242 के अकॉर्डिंग। हाँ, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अभी आएगा, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को निकाला जा सकता है रीअपॉइंट के टाइम पे सेकेंड टर्म। मुझे बताओ ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में कितने साल तक के लिए काम करता है? 5 साल। 2 टर्म बोलते हैं, मतलब 10 साल। एक टर्म 5 साल का होता है,
हमने कहा था कि भैया 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म वो कर सकता है। इन्होंने कहा पहले टर्म की बात नहीं हो रही, सेकेंड टर्म में क्या हो रहा है, रीअपॉइंटमेंट हो रहा है। सेक्शन 149 के 10 में हमने ये पढ़ा था, इसे रिमूव करने के लिए ओआर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, एसआर चाहिए। शेल्डर ओआर से नॉर्मल डायरेक्टर को निकालेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एसआर से। और जो तुम्हें बातें याद आ रही है ना, नहीं होगा, वो ना रोटेशन था। डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर बाय रोटेशन, किस किस को नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट को रोटेशन में नहीं, वो वाली बातें याद आ रही है। यहाँ इन्होंने क्या बोला, एसआर पास करके निकालो इंडिपेंडेंट को, बाकी डिपेंडेंट को किससे पास कर कर, ओआर से। बात समझ में आ रही है। रिमूवल नॉट अप्लाई, ये क्या लिखा है, कुछ पढ़ा था हमने, एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन 2/3 वाला पढ़ा था, उनको भी उन्होंने साफ बोल दिया इन पे ये सारी बातें एप्लीकेबल नहीं है। तो सेक्शन 169 की एक्चुअल में प्रोसेस यहां दे रखी है, फटाफट वाला रीड करेंगे क्योंकि प्रोसेस है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, स्पेशल नोटिस, याद आ रहा है, इस डायरेक्टर को तो हमें निकालना है, इसे रीअपॉइंट नहीं करना है, ठीक है। स्पेशल नोटिस प्रपोजिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिमूविंग द डायरेक्टर, सेंड करना पड़ेगा डायरेक्टर को। मेंबर्स ने रिक्वेस्ट भेजी किसको, डायरेक्टर को। जनरल मीटिंग मंगवाया, जनरल मीटिंग कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए, 21 डेज का क्लियर नोटिस पहले। फिर ये बातें डिस्कस करो, हर कंपनी सॉरी हर मेंबर को ये भेजेंगे। रिप्रेजेंटेशन अगर टू लेट है, कुछ याद आ रहा है, हमने प्रोसेस पूरी पढ़ी थी, तो भाई आप क्या करो, न्यूज़पेपर के थ्रू इंफॉर्मेशन फैलाओ, ठीक है। एनसीएलटी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी में डिस्पेंस, वो चाहे तो क्या कर सकती है, डिस्पेंस कर सकती है। लिस्टेड कंपनी सेंड नोटिस, जनरल मीटिंग के पूरा पढ़ा हुआ है, प्लीज इसे एक बार खुद से अच्छे से रीड करेंगे क्योंकि ये प्रोसेस रिपीटेटिव है। क्लियर है। रिजाइन और रिमूव डिफरेंस पता है, रिजाइन कैसे हो रहा था, डायरेक्टर खुद नोटिस दे रहा था। रिमूव कैसे हो रहा है, जनरल मीटिंग में ओआर पास करना है, इंडिपेंडेंट को क्या बोला, एसआर पास करना है। लेकिन उन्होंने कहा भैया ओआर से भाई किसको नहीं निकालना, कौन से डायरेक्टर को, जो एनसीएलटी ने अपॉइंट किया। क्लियर है, पक्का। ये पूरी प्रोसेस एक बार वन रीड। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, अभी ऊपर पड़ा, एनसीएलटी को लगेगा तो भैया एक डायरेक्टर अपॉइंट कर लेगा। अपॉइंट अगर किसने किया है, एनसीएलटी ने, तो रिमूव भी कौन करेगा, एनसीएलटी। केस दिख रहा है बच्चों, केस के ये 2 पॉइंट फटाफट रीड करो। उस डायरेक्टर को तो बताओ तुम्हें निकाला जा रहा है, जिस डायरेक्टर को निकाल रहे हो उसे स्पेशल नोटिस दो, उसे उसकी बात रखने का मौका दो। क्या पता तुम्हें कोई गलतफहमी हो, है ना निकिता, मोबाइल में क्या वो गलतफहमी दिख रही है, नालायक। चलो, हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हो, तो एक बार उसे अपने आप को रिस्पॉन्ड करने दो, उसके बाद डिसाइड करो। उसके बाद क्या डिसाइड करो, निकालना है कि नहीं निकालना है। अब इन नालायकों ने क्या किया, उसे मौका ही नहीं दिया, उसे बताया ही नहीं, बस सीधे निकाल दिया। तो ऐसा निकालना निकालना नहीं माना जाएगा, वो वैलिड है, वो एज अ डायरेक्टर काम करेगा। प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक। चलिए, यहां तक चीजें क्लियर है, बोलो पक्का। बच्चों क्यों फोन चलाते हो, मैं बहुत टाइम इग्नोर करती हूँ, लेकिन बोल देना इज डिस्टर्बेंस, ठीक है, मत करो यार ऐसा, बहुत जरूरी था क्या, ठीक है। मोबाइल हटा दो, फटाफट हटाओ हटाओ हटाओ, बेंच में मत रखो, बैग में रखो, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं जिसका रिप्लाई दिया जाए। अभी तो क्लास चालू हुई है ना, आज पूछा है, कोई बात नहीं बच्चा, तू बताकर तो आई होगी मेरी क्लास इतने से इतने बजे तक है, कोई बात नहीं। केस फिर से, ठीक है प्रत्यक्ष, आप ये केस एक्सप्लेन करने वाले हैं, बताइए क्या है सेक्शन का नाम। सब रात भर घूम घूम के, है ना, लटके जा रहे हैं यहाँ पे, फटाफट। सेक्शन का नाम लोन टू डायरेक्टर, सेक्शन नंबर 185। अब थोड़ा पहले शॉर्ट में कंसेप्ट समझेंगे। 185 का सबसेक्शन 1, कोई भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वापस कोई भी कंपनी, रिपीट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोन और गारंटी नहीं देगी। पहले मुझे बताओ, लोन गारंटी में डिफरेंस समझ में आता है। लोन मतलब पैसे देना, गारंटी मतलब कोई और लोन दे रहा है और हम कह रहे भैया हम गारंटी दे रहे, ठीक है। तो कोई भी कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना तो लोन ना तो गारंटी नहीं देगी, किसे, इन्होंने बोला टू एनी, यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट है। पहला किसको नहीं देगी, डायरेक्टर को, या फिर
होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर, आईटेक्स आईटेक्स अपने डायरेक्टर को लोन नहीं देगा, आईटेक्स अपने डायरेक्टर को गारंटी नहीं देगा, ना आईटेक्स के डायरेक्टर को मिलेगा, ना आईटेक्स के होल्डिंग कंपनी को, या फिर जो ये डायरेक्टर है ना, इस डायरेक्टर के किसी पार्टनर, रॉकी सर के बहुत सारे बिजनेस, अभिषेक भैया के बहुत सारे बिजनेस, तो रॉकी सर अभिषेक सर को तो नहीं मिल सकता, तो इन लोगों ने किसको दिलवा दिया, अपने बिजनेस पार्टनर को दिलवा दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? ना उसके बिजनेस पार्टनर को मिलेगा और ना ही डायरेक्टर के रिलेटिव को। बात समझ में आ रही है? लोन नहीं मिलेगा, गारंटी नहीं दी जाएगी, ठीक है। कौन नहीं देगा? कंपनी। किसको नहीं देगा? ना डायरेक्टर, ना उसका होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, और ना ही ये सारे जो डायरेक्टर हमने बोले, ना वो अपने पार्टनर्स को दिलवाएंगे और ना ही उनके रिलेटिव को। मतलब कंपनी को साफ बोल दे भैया तुमको देना अलाउड ही नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, किसी ने देंगे? कोई फर्म, ठीक है, पार्टनर को नहीं देना, रिलेटिव को नहीं दिलाना, तो चलो एक पार्टनरशिप फर्म को दिला देते। इन्होंने कहा भैया किसी भी फर्म को लोन गारंटी नहीं दिया जाएगा अगर वो फर्म जिसमें डायरेक्टर आपका पार्टनर बना घूम रहा है, मतलब नॉर्मल फर्म को दिया जा सकता है, अगर उसमें हमें देखे कि रॉकी से अभिषेक भैया उसमें पार्टनरशिप में, ना पार्टनर को मिलेगा ना उसकी पार्टनर की फर्म को मिलेगा। एनी फर्म इन विच डायरेक्टर नहीं है उसमें पार्टनर, डायरेक्टर का रिलेटिव, मतलब रॉकी सर के भैया के जो काम चल रहे, बहुत सारे उनके जो काम चल रहे, उसमें भी इन्होंने साफ बोलते उनका रिलेटिव है ना, उनको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली आप पैसे ले रहे हो ना। सेक्शन 185, सेक्शन 185 बोलता है कंपनी ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोन नहीं देगी, गारंटी नहीं देगी, ना डायरेक्टर को, ना उसके होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, ना डायरेक्टर के पार्टनर को, उसके रिलेटिव को, और किसी फर्म को भी नहीं देगी जिसमें डायरेक्टर खुद पार्टनर है या तो डायरेक्टर नहीं उसका रिलेटिव। बात समझ में आ गई? सब सेक्शन 1। हाँ, दोनों की बात हो रही है ना, ना लोन ना गारंटी, दोनों की बात हो रही है, ठीक है। देखो दोनों का एरो ऐसा है, फ्लो चार्ट ऐसा है, क्लैरिटी, ना लोन ना गारंटी, यहां पे चीज क्लियर है। अब उन्होंने बोला यहां पे आओ, कंपनी में गिव लोन एंड गारंटी, अभी बोला नहीं दे सकते, तो एक्सेप्शन दिया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टर इन सबको नहीं, एनी अदर पर्सन। कंपनी लोन गारंटी उन लोगों को नहीं देगी जिनकी अभी हमने लिस्ट पढ़ी, लेकिन किसी और को दे सकती है, किसी और को दे सकती है, एनी अदर पर्सन को दे सकती है जिसमें डायरेक्टर क्या है, इंटरेस्टेड है, मतलब एक्सेप्शन है। किसी और को, डायरेक्टर को तो सीधे से मना कर दिया, लेकिन डायरेक्टर कहीं और इंटरेस्टेड है तो उनको दिया जा सकता है, बट लेकिन हमारी कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, वापस मैं आ रही हूँ, क्या रॉकी सर को लोन गारंटी दे सकता है आईटेक्स? क्या रॉकी सर के भाई को दे सकता है? क्या रॉकी सर की फर्म को दे सकता है क्या? लेकिन तुम नोटिस करो बच्चों, कंपनी वर्ड नहीं लिखा, इसका मतलब कंपनी को दे सकता है, ना इंसानों को दे रहे, ना पार्टनरशिप फर्म को दे रहे, दैट मीन्स कंपनी लिखा क्या, इसका मतलब कंपनी को दिया जा सकता है। समझना अब, रॉकी सर रिलायंस में भी है डायरेक्टर, समझना, रॉकी सर कहाँ है डायरेक्टर? रिलायंस कंपनी में। तो आईटेक्स कंपनी एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन से मतलब कंपनी रिलायंस कंपनी को दे सकती है लोन, रिलायंस कंपनी को दे सकती है जिसमें क्या लिखा है, जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। लेकिन हमारी एक कंडीशन है, हमने देखा भाई रिलायंस कंपनी को क्यों दे रहे हो, उसमें तो रॉकी सर इधर भी है उधर भी है, तो एक डायरेक्टर अपनी कंपनी से उसको दिलवा रहा होगा, हमें ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ, कंडीशन है। कंडीशन क्या है? आईटेक्स में पहले क्या करवाओ, एसआर पास करो, उनको ये पूरा डिस्क्लोजर दो विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, उन्हें बताओ कि भैया यहाँ भी डायरेक्टर ये है और वहां पर भी है, क्या आप देने को तैयार है? सब अगर हाँ बोलते हैं, एसआर पास होता है, तो फिर एंड लोन जो यूटिलाइज हो रहा है ना, बोरोड कंपनी, बोरोड कंपनी कौन? जिसने लोन लिया है। किसने लोन लिया है? रिलायंस कंपनी ने, फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस। रिलायंस कंपनी अपना पैसा कहाँ लगा रही है? अपने प्रिंसिपल बिजनेस में। मतलब कंडीशन ये है, उनको एक्चुअली में पैसे की जरूरत है, वो अपने बिजनेस में लगा रही है। इनडायरेक्टली रॉकी सर को लोन पलटाया नहीं जा रहा है, इस चीज की श्योरिटी दे दो बस। वापस हम पढ़ रहे हैं, लोन गारंटी, लोन गारंटी दी जा सकती है, एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट को दी जा सकती है, एक ऐसी एनी अदर पर्सन को दिया जा सकता है जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो। लेकिन देखो, जिसमें मैं कह रही हूँ टाटा में कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, कंपनी दे सकती है ना, क्या दिक्कत है? हम बातें उनकी करें जिसमें हमारा डायरेक्टर कनेक्शन में आ रहा है, क्योंकि हमें तो मना किया गया है ना, तो अब हमें लग रहा है देना कि नहीं देना है, दे सकते। रिलायंस कंपनी में अगर डायरेक्टर इंटरेस्टेड है दे भी सकते हैं, लेकिन हमारी दो कंडीशन, पहली कंडीशन एसआर पास करके सारे शेयरहोल्डर से पहले पूछो, वो हाँ कहेंगे तो, प्लस रिलायंस कंपनी वो पैसा अपने लिए यूज कर रही है, मतलब रॉकी सर को वो पलटाकर घुमाकर पैसा नहीं दे रही है। इस चीज का सबूत दे दोगे तो यस हम आपको अलाउ कर देंगे। सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 समझ में आया? पक्का?
सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? प्रोहिबिटेड है ना लोन ना गारंटी, ना डायरेक्टर को, ना होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, ना डायरेक्टर के पार्टनर को, ना डायरेक्टर के रिलेटिव को। उस फर्म को भी नहीं जिसमें डायरेक्टर पार्टनर है, उस फर्म में भी नहीं जिसमें डायरेक्टर का रिलेटिव है। लेकिन कंपनी तो छोड़ दिया। यहां इन्होंने बोला कंपनी अलाउड है। उस कंपनी को दे सकते हो जिस कंपनी में आपका डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, लेकिन प्लीज आईटेक्स एसआर पास कराओ विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एंड साथ में आपको कंफर्मेशन देना पड़ेगा वो अपने पर्पस के लिए ही ये लोन ले रही है, मतलब जेन्युइन है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन फर्म की ना कोई दीन धर्म नहीं होता, कंपनी फिर भी जेन्युइन है। कंपनी की सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आपको आरओसी मिल जाएगी। पार्टनरशिप में कोई रजिस्ट्रेशन तो है नहीं कंपलसरी, दिखा कुछ रहे हो कर कुछ रहे हो, कोई दीन धर्म नहीं। इस कारण से फर्म को थोड़ी सी कम चीजें मिलती है, तुम नोटिस करना। बहुत सी जगहों में तो क्या बोले, फर्म को क्या बोले, तुम मेंबर नहीं बन सकते भाई, क्योंकि तुम्हें ढूंढते रह जाएंगे हम। हमें कोई इंसान चाहिए या कोई आर्टिफिशियल बॉडी चाहिए जिसका एक ठोस रिकॉर्ड हो। जिनका कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं, हम उनको नहीं करने वाले। पार्टनरशिप हमको बहुत सी जगहों पर है ना नुकसान होता है, लॉस होता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका एक्ट उन्हें क्या बोल देता है, ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन। ये रीजन है, इस कारण से वो पीछे हो जाता है। होल्डिंग कंपनी की बात नहीं हो रही, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर इंसान को मना किया ना, रॉकी सर हमारी होल्डिंग कंपनी, तो वो इस कंपनी के थ्रू पैसे ले रहे, डायरेक्टर तो ले ही नहीं सकता, होल्डिंग भी नहीं ले सकता। ठीक है, लेकिन कंडीशन है, अभी समझना कंडीशन है, पूरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। इन्होंने अब आपको ये एक्सप्लेन किया है, एनी अदर पर्सन जो हम यहाँ पे बोले ना जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, थोड़ा समझो ये इंटरेस्टेड कैसा है। एक प्राइवेट कंपनी है, उस प्राइवेट कंपनी में एनी अदर पर्सन मतलब कि किसी प्राइवेट कंपनी को लोन दिया जा सकता है। किसी प्राइवेट कंपनी को क्या दिया जा सकता है, लोन। उसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, कैसे इंटरेस्टेड है, या तो उस प्राइवेट कंपनी में वो क्या है, डायरेक्टर, आईटेक्स में भी डायरेक्टर है और एबीसी प्राइवेट कंपनी में भी वो डायरेक्टर है, या फिर वो क्या है, मेंबर। हम यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि डायरेक्टर इंटरेस्टेड कैसे, कैसे हम पता करेंगे कि उसका इंटरेस्ट है, उसका रिलेशन। तो रिलेशन से मतलब उनका क्या है, या तो वो वहां डायरेक्टर है या तो वहां क्या वो है, मेंबर है, प्राइवेट कंपनी के केस में। दूसरा उन्होंने बोला एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट मिनिमम कितना, 25%, मिनिमम 25% वोटिंग पावर है। इसका मतलब अगर उससे कम वोटिंग पावर है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ज्यादा वोटिंग पावर मतलब इंटरेस्टेड है ना, वहां भी उसकी चलती है। ठीक है, एक्साइज बाय सच डायरेक्टर और दी डायरेक्टर्स टुगेदर, अकेला या फिर मिलकर जो भी उनके रिलेशन में आते हैं उनके साथ मिलकर 25% होल्ड करता है। या फिर उन्होंने फिर से बोला एनी बॉडी कॉर्पोरेट, अगर वो वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा है, एमडी है, मैनेजर है, साथ में एक्ट कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ इन्होंने ऑफ द लेंडिंग कंपनी। ठीक है, तो कुल मिलाकर इन्होंने यहां पर पूरे कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, वापस पहला सेक्शन 185, हेडिंग क्या बोलती है सेक्शन 185 की, लोन टू डायरेक्टर। सब सेक्शन 1 यहां तक आपको क्या बताता है, सब सेक्शन 1 बोलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना डायरेक्टर ना उसकी फर्म में कहीं से भी कोई भी रिश्ता नाता निकल रहा है, भैया अलाउड नहीं है। सेकंड बोलता है कंपनी दे सकता है, कब दे सकता है, किसको दे सकता है। अब इसको एक बार रीड करेंगे, अ कंपनी में एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट गिवन गारंटी प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, यहां से रीड करो, एनी लोन गिवन बाय, ये बाय एनी पर्सन, किसी और पर्सन को दे सकता है, इन विच एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन। कंडीशन अभी मैंने आपको क्या बताया, क्या पास करेंगे, एसआर पास करना पड़ेगा, और प्लस वो बोरिंग कंपनी अपने प्रिंसिपल बिजनेस के लिए यूटिलाइज कर रही है। लेकिन इसी को कंटिन्यू बोला, जब हम एनी अदर पर्सन को समझा रहे हैं उसमें डायरेक्टर कैसे इंटरेस्टेड आ रहा है, हम ये बता रहे हो एनी अदर पर्सन मतलब वो प्राइवेट कंपनी है, आप उस प्राइवेट कंपनी को दे सकते हो जिसमें डायरेक्टर या वो मेंबर की पोजीशन में तो वो इंटरेस्टेड है, लेकिन एसआर और क्या अपने प्रिंसिपल बिजनेस के लिए वो कर रहा है। ये करने के बाद ही की बात हो रही है, डायरेक्टर जिस कंपनी में इंटरेस्टेड, तो किस किस में इंटरेस्टेड है। पहला पॉइंट प्राइवेट कंपनी, यहां पे चीजें क्लियर है। दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, पहला बॉडी कॉर्पोरेट बोलता है कम से कम नॉट लेस देन, उन्होंने कितना होल्ड करके रखा है, 25% टोटल वोटिंग। ठीक है, और टू अ मोर सच डायरेक्टर टुगेदर, दो या दो से ज्यादा का मिलाकर हम कह रहे हैं। ठीक है, 25% होता है। या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर वेयर ऑफ द, साथ में एक कस्टम मतलब क्या होता है, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड। सब मिलकर आपकी बातों का इतना ज्यादा इफेक्ट होता है कि बोर्ड आपके इंस्ट्रक्शन को मानता है।
या एनी डायरेक्टर ऑफ द लेंडिंग कंपनी, मतलब आपका इंस्ट्रक्शन, आपका ऑर्डर इस तरीके से लिया जाता है कि माना जाता है। तो कुल मिलाकर पहला, प्राइवेट कंपनी में मेंबर डायरेक्टर भी होगा तो भी इंटरेस्टेड निकल आएगा, 25% की वोटिंग पावर है मिनिमम तो इंटरेस्टेड है, या फिर बच्चों आपकी बातों को बहुत सीरियसली लिया जाता है, आपकी चलती है वहां पर, तो हम मानेंगे कि भाई हाँ आपका वहां पे इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट कब कब है ये मान लेंगे हम। और इस इंटरेस्टेड पार्टी को अगर आप दोगे, इस प्राइवेट, इस बॉडी कॉर्पोरेट को आप दोगे, तो प्लीज ये कंडीशन फुलफिल करना, एसआर और इनके बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, आप इस चीज की श्योरिटी दो, तो फिर आप लोन लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? पक्का? 1 क्लिक है, 1 फोटो वैसे खींच लिया किसी ने, है ना? ग्रुप में बस सेंड करो, खींच लिया फर्स्ट और सेकंड की, ठीक है? ये क्या बोलता है? इंटरेस्टेड समझ में आया? इसकी खींचनी है, खींचो। और बाकी 1 एंड 2 भी सेंड करो ग्रुप में। बढ़ू आगे, अब आ जाओ। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है भाई? छूट। क्या देता है? छूट। बैठ जा प्रत्यक्ष, नींद गुल हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी सोता रहेगा। चलो, सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? द गिविंग ऑफ एनी लोन टू दी, किसको दिया जा रहा है? एमडी। बोले तो एमडी, बोले तो मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर किसे दिया जा रहा है? होल टाइम डायरेक्टर। 1 एंड 2 क्लियर है। 1 बोलता है प्रोहिबिटेड है, नहीं देना है। सेकंड बोलता है कुछ हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, और रिस्ट्रिक्शंस के बाद वही एसआर और यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो। 3 क्या बोलता है? छूट दे रहे हैं हम आपको, ठीक है, पूरी छूट दे रहे। क्या छूट दे रहे? आ जाओ। लोन किसे दिया जा रहा है? एमडी और होल टाइम डायरेक्टर एज अ पार्ट ऑफ कंडीशन। जब वो एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन हुए थे ना, उनके अग्रीमेंट में लिखा था कि हम आपको लोन का लेना देना देते रहे, करते रहेंगे। तो क्योंकि अग्रीमेंट में पहले से स्पेसिफाई था, रॉकी सर अगर आईटेक्स के एमडी हैं और लोन के अग्रीमेंट, सॉरी नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का जब अग्रीमेंट हुआ था, जब उन्होंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे ये स्पेसिफाई था, या फिर कोई स्कीम पास की गई है और वो स्कीम के अकॉर्डिंग उन्हें ये लोन मिल रहा है। आए दिन बच्चा कंपनी कोई ना कोई स्कीम देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कीम का एग्जाम्पल देकर समझा रही ताकि थोड़ा ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो, ठीक है? एक कंपनी है, ठीक है, मेरे एक दोस्त की एक कंपनी है, उस कंपनी ने बोला भैया तुम्हारी सैलरी 20 लाख है। एक्चुअल का केस है, आपकी सैलरी कितनी है? 20 लाख है, ठीक है? अब 20 लाख के हिसाब से ना आपका टैक्स बहुत लंबा चौड़ा बनता है, आपका टैक्स बहुत लंबा चौड़ा बनता है। अब इस टैक्स को हम थोड़ा सा कम करना चाहते हैं ताकि आपकी टैक्स की लायबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, आपकी सैलरी को थोड़ा सा कम दिखाएंगे और उसमें से हम आपको एक कार की स्कीम दे रहे। किसकी स्कीम दे रहे? एक कार की स्कीम। तो कार की स्कीम ऐसी है कुछ कि आप कार अगर कंपनी के थ्रू खरीदोगे तो आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट क्या है? हम दिखाएंगे कि हमने आपको लोन दिया है और आपकी सैलरी कम देंगे आपको, ऐसा बस शो करेंगे, है ना? ऐसी बहुत सारी स्कीम्स होती है, ऐसा हम शो करेंगे जिस कारण से आपकी सैलरी कम दिखेगी, ठीक है? और अदरवाइज हम आपको ये क्या दे रहे? लोन के फॉर्म में देंगे। मतलब आपको सैलरी मिल रही है लेकिन किस फॉर्म में मिल रही है? लोन के फॉर्म में मिल रही है, लोन के फॉर्म में मिल रही है आपको। और लोन अगर दिखाओगे तो आपका टैक्स कितना दिखेगा? कम दिखेगा। और कार भी आपके पास मिल जाएगी। और कार अगर कंपनी के थ्रू ले गए तो उनका कार की डीलरशिप से कुछ एक टाई अप है जिससे कार भी थोड़ी सी आपको थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसी बहुत सारी आए दिन स्कीम कंपनीज निकालती रहती है अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए। याद है हमने इसॉप पढ़ा था, सर्टिफिकेट पढ़ा था। इसॉप क्या था? हम उनको रिटेन करने के लिए क्या दे रहे थे? रोक के लिए हमने ओनरशिप वाला ऑफर किया, भैया 5 साल काम कर ले ओनरशिप मिल जाएगी। ऐसे ही हमने उनको लोन में बांध दिया जो सैलरी के फॉर्म में ही मिल रही है कि भैया हम तुम्हारी किस्त चलाएंगे 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो वो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? आपको रिटेन करे। तो ऑल दीज आर पॉलिसीज, ठीक है? तो बस मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ कि कंपनीज ऐसी पॉलिसीज लाती रहती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम उनको मोटिवेट करने के लिए, रिटेन करने के लिए सब कर रहे हैं। तो अब कंपनी लोन तो दे नहीं सकती, तो उन्होंने क्या दिखाया? क्या दिखाया? कंपनी लोन दे सकती, अभी हमने पढ़ा, नहीं दे सकती, ठीक है? डायरेक्टर वायरेक्टर इन सबको। अब डायरेक्टर को हमें स्कीम के अकॉर्डिंग देना है, लेकिन वो स्कीम एक बार शोल्डर को बता दो और शोल्डर भी अग्री करेंगे तो फिर हम अलाउड है, हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब ट्रांसपेरेंसी रखो, कुल मिला के वही कह रहे। तो पहली बात, अग्रीमेंट में पहले से एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर कर रखा था या फिर कोई स्कीम के तहत आपको मिल रहा है जो कि एसआर, तो यस अब आप किसे लोन दे सकते हो? आप अपनी ही कंपनी से, आईटेक्स, अपने एमडी रॉकी सर और मैं दोनों हम क्या कर सकते हैं? लोन उठा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, अ कंपनी इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कंपनी का काम ही क्या है? लोन लेने देने का। एक बैंक है यार, उस बैंक में उसका डायरेक्टर है,
तुम खुद सोचो, वो बैंक का काम ही है लोन लेना देना। अब उसके अगर डायरेक्टर को अगर लोन लेने की जरूरत है तो वो अपने बैंक से लेगा कि कहीं और से लेगा? अपने बैंक से लेगा। उसका बैंक उसे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट में, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, 10% इंटरेस्ट रेट लगाए, ठीक है। अब 10% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, लेकिन जो कंपनी बैंक कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है ना, वो जब लोन उठाते हैं ना 2%, 3%, 4%, बहुत कम लगता है, बिल्कुल ना के बराबर लगता है। तो ये कह रहे हैं कि भैया मैं क्यों बाहर में जाऊं, मुझे तो सच में लोन की जरूरत है। तो जिस कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही क्या है, लोन लेने देने का, अब भाई उनको तो कम परसेंटेज में मिलेगा तो वो तो उसी से लेना पसंद करेंगे। अब भैया हमने तो प्रोहिबिशन लगा दिया कि कोई भी अपने डायरेक्टर मैनेजर को नहीं देगा, तो उन्होंने कहा जिनका काम है ना उन्हें अलाउड है। बात समझ में आ रही है? पहला एक्सेप्शन क्या समझ में आया? पहला एक्सेप्शन क्या समझ में आया? एमडी और होल टाइम डायरेक्टर क्या कर सकते हैं? स्कीम या फिर अग्रीमेंट में पहले से डिसाइड था, एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे वो इसी शर्त पे आया था कि भैया मुझे लोन देना, तो भाई उसी शर्त पे रखा था, ठीक है। या फिर स्कीम के अकॉर्डिंग। दूसरा क्या बोला, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, प्रोवाइड लोन एंड गारंटी देना पड़ेगा फॉर द ड्यू रिपेमेंट, और जो भी इंटरेस्ट बैंक है उन्होंने कहा आरबीआई ने जो डिसाइड किया उससे कम इंटरेस्ट रेट में तो भाई मत देना, हम देना अलाउ करें लेकिन इंटरेस्ट रेट का ख्याल रखना। पहले दो ए बी समझ में आया। सी, लोन गारंटी दोनों की बात हो रही है, लोन की बात हो रही है और गारंटी की बात। एनी लोन मेड बाय होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी किसे लोन दे रही है? ये होल्डी ओन सब्सिडी, बताओ जरा मुझे क्या होता है? होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडी को दे रही है, दे सकती है, अलाउड है, एक्सेप्शन में बोल दिया भैया सब्सिडी का सब कुछ कौन है, होल्डिंग कंपनी है, तो अगर वो उसे लोन दे रही है तो उन्हें देना अलाउड है। या फिर सेम गारंटी दे रही है होल्डिंग कंपनी, किसको? अपनी सब्सिडी। तो एक तरफ लोन बोला एक तरफ गारंटी बोला, तो सिंपल भाषा में बोलूं, चाहे लोन हो चाहे गारंटी हो, होल्डिंग कंपनी अपनी होल्ली ओन सब्सिडी 100% सब्सिडी को लोन दे सकती है। क्या 3 पॉइंट समझ में आए? पहला अग्रीमेंट में था या फिर एज पर स्कीम। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आप एक बैंकिंग कंपनी हो। तीसरा, होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडी को दे दे लेकिन वो सब्सिडी 100% ओन्ड होनी चाहिए, तो अदरवाइज नहीं। डी पॉइंट क्या लिखा है, एनी गारंटी गिवन या फिर सिक्योरिटी, दो चीजें, गारंटी और सिक्योरिटी, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय होल्डिंग कंपनी, सिक्योरिटी देना गारंटी देना ही होता है। होल्डिंग कंपनी गारंटी दे रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन मेड बाय एनी बैंक टू इट्स सब्सिडी कंपनी। ऊपर होल्ली ओन सब्सिडी था और नीचे सब्सिडी, दोनों में डिफरेंस बता दो जरा मुझे। वहां 100% और ये 51 to 100 के बीच की बात, कोई भी हो सकता है, मोर देन 51, ठीक है। इन्होंने कहा भैया यहाँ बस सिंगल गारंटी, आप अपनी सब्सिडरी कंपनी को गारंटी दे दो किसी और से उन्होंने जब लोन लिया उनके बिहाफ में, लेकिन लोन के लिए उन्होंने मना कर दिया। गारंटी दे सकते लेकिन लोन नहीं देंगे, इस बात को याद रखना है। पूरे कितने पॉइंट्स हैं? 4। पहला बता दो, अग्रीमेंट या फिर एज पर स्कीम, आप एमडी होल टाइम डायरेक्टर को दे सकते। बी पॉइंट क्या बोलता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था लेकिन इंटरेस्ट रेट का ख्याल रखना, आरबीआई ने जो बोला उससे ऊपर नहीं जाना है। सी पॉइंट बोलता है लोन गारंटी दोनों की दोनों चीजें दी जा सकती है होल्डिंग कंपनी अपने 100% सब्सिडी को, लेकिन जब मैं गारंटी की बात करूंगी तो गारंटी बस देगा, लोन नहीं देगा, नॉर्मल सब्सिडी को गारंटी दी जा सकती है, ठीक। क्लैरिटी है? सबसेक्शन 4 बोलता है पनिशमेंट, कंपनी भी फंसेगी, ऑफिसर भी फंसेगा और डायरेक्टर अदर पर्सन भी, जिसने ये गारंटी वारंटी सिक्योरिटी है ना, हु मैनी गिवन इज प्रोवाइडेड, ये पेनल्टीज। सजेशन तो यही रहेगा, मत ही याद करो, कंसेप्ट याद करो तो ज्यादा अच्छा है, पेनल्टी के जाल में अभी मत फंसो। कुछ इंपॉर्टेंट पेनल्टी एक बार में बताऊंगी, बस उसे देखना। क्लियर है बच्चों? तो हमने सेक्शन 185 का सब सेक्शन 1, 2, 3, 4, और ये कौन सा वाला था? बस 4 था। पहला बताओ क्या था, क्या प्रोहिबिटेड है? डायरेक्टर बिल्कुल भी लोन नहीं लेगा और वो घुमा फिरा कर भी नहीं लेगा। क्या था वो घुमा फिरा कर? होल्डिंग कंपनी का भी नहीं, पार्टनरशिप में भी नहीं, ठीक है। फिर हम सब सेक्शन 2 पढ़ते हैं, लेकिन डायरेक्टर अगर कहीं इंटरेस्टेड है और उस कंपनी को हमें देना है और उस कंपनी में उसका इंटरेस्ट, वो प्राइवेट एनी बॉडी 25% वोटिंग प्रिंसिपल बिजनेस, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया एसआर पास करो, प्रिंसिपल बिजनेस में कर रहे हो, ठीक है, इस चीज की श्योरिटी अगर दोगे तो हम आपको अलाउ करेंगे, अदरवाइज तो ना, है ना। नेक्स्ट थर्ड क्या बोलता है, 4 एग्जेम्पशन मिले, अगर अग्रीमेंट में था, स्कीम के अकॉर्डिंग था तो मिलेंगे, बैंकिंग की कंपनी थी, आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, लोन गारंटी होल्डिंग अपनी 100% सब्सिडी को दे रहा है या फिर गारंटी बस सब्सिडी को दे रहा है, क्लैरिटी है। और फिर फोर्थ बोलता है कोई भी बात जो हमने अभी 1, 2
3 बोली, नहीं मानोगे तो गया 4, 4 बोलता है पनिशमेंट, पेनल्टी। क्लैरिटी? पक्का? चलिए, 1 मिनट बीच में ये दिख रहा है आपको सेक्शन 184, 2 मिनट का ब्रेक लो इसमें। यहाँ हेडिंग क्या दिख रही है? बहुत जनरल बात है, क्या लिखा है बताओ? डायरेक्टर की क्या पढ़ रहे? राइट्स एंड ड्यूटी। पहला क्या बोला है? ड्यूटी है, आर्टिकल में जो लिखा है वैसे ही काम करेगा। नेक्स्ट क्या लिखा? डायरेक्टर क्या गुड फेथ में काम करेगा। ड्यू केयर, पूरी सावधानी रख भाई। नेक्स्ट क्या लिखा है? कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, पता चला यहाँ काम कर रहा है, कहीं और कॉम्पिटिटर के पास काम कर रहा है, कुछ भी इधर उधर गेम खेल रहा है, ठीक है, ऐसा मत करो। हाँ, कौन सा वाला थर्ड पॉइंट? ड्यू केयर बोल रहा है पूरी सावधानी से पूरे काम करने का, पूरी फॉर्मेलिटीज, ठीक है। ड्यूटी नॉट मेक एनी अनड्यू गेन, मतलब कि इस कंपनी में रह के आप इस कंपनी का मिसयूज करके आप अपना फायदा निकाल रहे हो, कंपनी लॉस में जा रही है लेकिन आपका खुद का पर्सनल फायदा हो रहा है, तो ऐसा मत करना। नेक्स्ट क्या लिखा है? तुमको डायरेक्टर बनाया, तुम अपने डायरेक्टरशिप वाली जॉब को क्या किसी और को ट्रांसफर कर दोगे? शेयर है क्या? नहीं कर सकते भाई, समझ में आया? अगर आप कुछ भी करते हुए पाए जाते हो तो पनिशमेंट, कितने की पनिशमेंट जरा देखो, जो बढ़कर 5 लाख भी जा सकती है। क्या लिखा है? किसका रजिस्टर? तुमने किस किस के रजिस्टर सुने पहले तो ये बताओ? मेंबर के, डिबेंचर होल्डर के, फॉरेन रजिस्टर भी होता था एक, है ना, अदर सिक्योरिटीज के, बेनिफिशियरीज के, वेरी गुड। अब ये किसका रजिस्टर है? कंपनी एक रजिस्टर संभाल के रखेगी जिसमें पूरे डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन, और अगर उस डायरेक्टर और केएमपी दोनों का रजिस्टर अलग अलग, उस डायरेक्टर के पास अगर शेयर हो तो बता दो कितने शेयर से कितने तक के, डिटेलिंग बता दो। कुल मिला के शॉर्ट में अगर बताऊं, सेक्शन 170 बोलता है सारी कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना है। कहां संभाल के रखना है? रजिस्टर्ड ऑफिस में। डायरेक्टर और केएमपी पूरी डिटेलिंग, प्लस इनके पास कितनी शेयर होल्डिंग है सब बताओ, और रिटर्न फाइल करेंगे DIR 12 में 30 डेज के अंदर, जब भी कोई नया अपॉइंटमेंट होता है। नया अपॉइंटमेंट होगा तो इस रजिस्टर में एंट्री प्लस ROC को इन्फॉर्म करो, ठीक है। नॉट अप्लाई, गवर्नमेंट कंपनी, तुमको 30 दिन की जगह हमने कितना समय दिया? 60 दिन का समय दिया। क्लियर है? नेक्स्ट बताओ क्या लिखा है? क्या उन रजिस्टर का भी इंस्पेक्शन होता था? बिजनेस आवर्स में होता था, फीस नहीं ली जाती थी मेंबर से, ये सारी बातें, एक्सट्रैक्ट में लिया जाता था पैसा एंड ऑल, ठीक है। ये भी ये बोल रहा है भाई रजिस्टर डायरेक्टर KMP का है, संभाल के रखो, कोई भी आके इंस्पेक्शन कर सकता है। कब? बिजनेस आवर्स में मेंबर एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं 30 दिन, लेकिन उनका भैया फ्री ऑफ कॉस्ट, डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन लेना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट लो। ओपन रखो, जब भी एजीएम होगी ना इंस्पेक्शन के लिए ओपन रखो, कि अगर वो एजीएम करने आए तो वो देखना चाहते हैं तो उनको दिखाने का। इंस्पेक्शन ड्यूरिंग जो बिजनेस आवर्स है, अगर ये रिफ्यूज कर दिया, कंपनी ने मना कर दिया हम नहीं दिखाने वाले तुम्हें, ये रजिस्टर इंस्पेक्शन नहीं करने देंगे, कहाँ जाके शिकायत करेंगे? ROC के पास जाके शिकायत करो। नॉट अप्लाई, इन्होंने बोला गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी का हम नहीं चाहते तुम डायरेक्टर का इंस्पेक्शन करो, हम नहीं चाहते उनकी डिटेलिंग। गवर्नमेंट कंपनी को बोलते हैं हम सिक्योर है, हम तुम्हें कुछ भी इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन करना अलाउ नहीं करेंगे, जिसमें सारे 100% शेयर सरकार के। जब सरकार है पूरे से तो फिर नहीं अलाउड है। क्लैरिटी है? कुछ बचा? एक सेक्शन बचा, कुछ सुना सुना सा लग रहा है। हम बार बार बोलते थे डिस्क्लोजर दो, डायरेक्टर तुम किस में इंटरेस्ट है, डिस्क्लोजर दो। अभी ऑफिस वैकेट हुआ था तो 184 था, एक्ट कर रहे हैं या फिर फेल हो गए, याद आया, तो ये 1, आओ पहले समझेंगे। सेक्शन 184 बोलता है डायरेक्टर जब कभी भी कहीं भी कैसे भी आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्क्लोजर देने की। एक होता है जनरल डिस्क्लोजर, एक होता है स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। जनरल डिस्क्लोजर कहां दे रखा है? सबसेक्शन 1 में। स्पेसिफिक डिस्क्लोजर कहां दे रखा है? सबसेक्शन 2 में, अभी पढ़ेंगे। किसी भी कंपनी में कहीं से कोई इंटरेस्ट आता है बताओ, इंटरेस्ट स्पेसिफिकली किसी कॉन्ट्रैक्ट को आप साइन करते हो, जनरली किसी कंपनी में काम करना चालू किया, बता दो मैं एज अ डायरेक्टर अभी 10 कंपनी में काम कर रही हूँ, तुम मुझे ऑफर देते हो, कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो? कर सकती हो, 20 किलोमीटर ना, मैं अब तुम्हारे पास ज्वाइन हो गई, किसी और ने मुझे ऑफर दिया, वहां भी कर सकती हूँ। हाँ 12 20 जब तक लिमिट में मैं कर सकती हूँ, लेकिन जिन जिन कंपनीज में हो उनको बताओगे कि नहीं बताओगे?
बताएंगे भाई पहले 10 में थे, अब 11 में हो गया, 12 में हो गए, जितनी कंपनी बढ़ती जाएगी पुरानी कंपनीज को भी इन्फॉर्म करते जाओगे। तो कुछ जनरल डिस्क्लोजर आपको देने चाहिए, और स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अगर आप होते हो। अब यहाँ आपकी बुक की बात करूं, सबसेक्शन 1 दिख रहा है आपको और सबसेक्शन 2 दिख रहा है। सबसेक्शन 1 जनरल जनरल डिस्क्लोजर की बात कर रहा है, आओ रीड करेंगे। एवरी डायरेक्टर कब, जिस दिन अपॉइंट होगा ना उसकी फर्स्ट मीटिंग, आज इस महीने आपने मुझे अपॉइंट किया, तो जो पहली मेरी मीटिंग होगी ना उसमें मुझे पूरा डिस्क्लोजर देना है। ठीक है, क्या डिस्क्लोजर देना है? फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। पहले तो जब इस साल की पहली मीटिंग हुई, और हर साल मुझे पहली बोर्ड मीटिंग में इन्फॉर्म करना है कि भैया मेरा इंटरेस्ट और कहाँ कहाँ डेवलप हो चुका है बताने का। अगर बीच में कोई चेंज होता है तो चेंज के बाद जो पहली मीटिंग होगी आफ्टर सच चेंज डिस्क्लोज करो। कब कब? जब मैंने ज्वाइन किया वहां से पहली मीटिंग, हर साल की पहली मीटिंग, और जब वो चेंज आया तुरंत उसके बाद जो पहली मीटिंग होगी। इन 3 जगहों पे आपको बार बार डिस्क्लोजर देते रहना पड़ेगा। जनरल है ये, बस बताते रहो। यहाँ यहाँ है, हो सकता है रिपीट है लेकिन रिपीट बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बताना पड़ेगा। ठीक है, क्या बताना पड़ेगा कि भाई आपका इंटरेस्ट किस कंपनी में आ गया, किस बॉडी कॉर्पोरेट, किस फर्म में काम करने लोगे, अदर एसोसिएशन और इंडिविजुअल किन के साथ शेयरहोल्डिंग में आ चुके हो, पूरी इंफॉर्मेशन। तो ये जनरल है। अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक। एवरी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हु इज एनी वे कॉन्ट्रैक्ट करता है, किससे कॉन्ट्रैक्ट करता है? किसी बॉडी कॉर्पोरेट से कॉन्ट्रैक्ट करता है या किसी फर्म से। पहला वाला पॉइंट समझ में आया? पहला बोल रहा है कि भैया आप किसी के साथ जुड़कर काम करो, वो आप बताओ। जनरल, हर साल आपको ये बताना पड़ेगा। अब हम स्पेसिफिक। अगर आईटेक्स का कोई एक डायरेक्टर किसी बॉडी कॉर्पोरेट या किसी फर्म में, शॉर्ट में समझेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट में भी डायरेक्टर बनता है, और डायरेक्टर के साथ साथ रॉकी सर यहां इस आईटेक्स में डायरेक्टर, दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर बनते, और बस डायरेक्टर नहीं बनते, साथ में क्या रखते हैं? शेयर होल्डिंग भी रखते। कितनी की? मोर देन 2% ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट। और या फिर दूसरी कंपनी में क्या बनते? प्रमोटर। पहले तो क्या बनते? डायरेक्टर, और डायरेक्टर के साथ क्या मिलता है उन्हें? शेयर होल्डिंग 2% से ज्यादा का। या फिर आप उस दूसरी कंपनी में प्रमोटर हो, मतलब बड़ा होता है आपका, मैनेजर हो, सीईओ का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, तो प्लीज आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि रुको 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 सब रुक जाओ। आईटेक्स मुझे तुम्हें बताना है मैं दूसरी कंपनी में प्रमोटर अपॉइंट हो गया, या फिर उस कंपनी ने मुझे डायरेक्टरशिप के साथ क्या दे रखा है? शेयर होल्डिंग भी ऑफर कर दी 2% से ज्यादा। ये तो हुई बॉडी कॉर्पोरेट की कहानी। अब किसकी कहानी समझेंगे? फर्म की। फर्म या अदर एंटिटी में रॉकी सर इन विच सच डायरेक्टर इज, उस फर्म में क्या बन गए? पार्टनर या फिर ओनर या फिर मेंबर, डिस्क्लोज द नेचर ऑफ हिज कंसर्न एंड शेल नॉट पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग। कंसर्न बताओ और मीटिंग मीटिंग के बारे में पूरी डिटेलिंग बताओ। वापस वापस वापस, सेक्शन 184 का 1 क्या बोलता है? कोई भी बॉडी फर्म वर्म जिसमें भी कुछ बोलो तो जनरल बातें बताते रहोगे, किस किस में जुड़ते गए हो। कब बताना है? जब अपॉइंट हुआ वहां से पहली मीटिंग, जब चेंज हुआ वहां से पहली मीटिंग, और हर साल की पहली पहली फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग की मीटिंग में बताते रहो। हुआ हो चाहे ना हो, बस बताते रहो कि हाँ कुछ चेंज नहीं हुआ, सेम है सेम है। ठीक है। सबसेक्शन 2 बोलता है एवरी डायरेक्टर जब भी किसी बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म के कॉन्टैक्ट में आता है, तो बताओ बॉडी कॉर्पोरेट में क्या समझा? शेयर होल्डर के साथ वो क्या बन रहा है? 2% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग भी ला रहा है, या फिर प्रमोटर, या फिर क्या बन रहा है? डायरेक्टर एसोसिएट विद द एनी अदर डायरेक्टर होल्ड 2% शेयर होल्डिंग ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट, या फिर प्रमोटर, मैनेजर, सीएफओ, सॉरी सीईओ। ये समझ में आया? दूसरा, सच डायरेक्टर फर्म में पार्टनर, ओनर, मेंबर बनता है एज द केस में बी, डिस्क्लोज द नेचर ऑफ हिज कंसर्न। प्लीज अपना कंसर्न बताओ, अपना इंटरेस्ट बताओ। एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन विच द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट डिस्कस शेल नॉट पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग। कभी कभार ऐसा होता है कि उस फर्म के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब इस फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस मीटिंग में वो डायरेक्टर जो उससे लिंक है, रिलेटेड पार्टी में है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसलिए ये सारी बातें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम तो हाँ ही बोलोगे ना, तुम लेकर आए ना उसको काम के लिए, तुम्हारा तो हाँ वोट है। हम चाहते हैं बाकी लोग क्या बोल रहे। बात समझ में आ रही है? अब इन्होंने बोला डायरेक्टर इज नॉट इंटरेस्टेड एट एनी टाइम ऑफ द एंट्री इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट, बिकम इंटरेस्टेड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट। बीच में, स्टार्टिंग में नहीं था, बीच में पता चला, 4 महीने तक नहीं था, अचानक से इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो जब होगा तब बताने का, तुरंत बताने का। ठीक है। सबसेक्शन 3 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट विदाउट डिस्क्लोजर वॉइडेबल। अब सबसे पहले मुझे बताओ, हमने एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल क्या था?
वेरी गुड। गन पॉइंट वाला एग्जाम्पल बताती थी। अग्रीव पार्टी, इन्होंने बोले भैया अग्रीव पार्टी यहाँ कंपनी है, तुमने कंपनी से छुपाया, तो ये वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। कंपनी के ऊपर हमने छोड़ा कि वो वैलिड है कि या फिर वॉइड। वेरी गुड, बात समझ में आ रही है। डन डन अटन डन। एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, प्लीज ध्यान रखना। ऑल्सो स्टेट नथिंग दिस सेक्शन प्रेजुडाइज, मतलब क्या, हार्म नहीं पहुंचाना। रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो करना है उसको ध्यान पे रख के करना। अप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने कहा होल्ड नॉट मोर देन 2% पेड अप, तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है। कब आपको बताना है, डायरेक्टर विथ 2% से ज्यादा की शोल्डिंग, उससे कम की बताने की जरूरत नहीं है। नीचे उन्होंने पेनल्टी बता दी, ऊपर जो भी हमने 1-2 में बातें बोली हैं नहीं फॉलो करोगे तो पेनल्टी लग जाएगी 1 लाख तक की। और अब आता है हमारी एक प्राइवेट कंपनी और एक आईएफएससी पब्लिक कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। 3 कंपनीज दिख रहे हैं यहाँ पर, हाईलाइट करो उन तीनों को। जितनी भी बातें पढ़ी इन सब में मिलेगी आपको छूट, दिख रही है। प्राइवेट कंपनी मिल गई, हाईलाइट करेंगे। सेक्शन 8 कंपनी हाईलाइट करेंगे, और स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी कर लिया इनको हाईलाइट। चलो एक एक करके पढ़ेंगे। पहला, प्राइवेट कंपनी क्या बोल रहा है, अभी मैंने आपको क्या बताया, इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है और मीटिंग में पार्टिसिपेट मत करना, वोट मत करना, क्योंकि तुम तो हाँ ही बोलोगे। प्राइवेट कंपनी के केस में उन्होंने क्या बोला, वोट कर सकते हो, एक्सेप्शन, समझ में आया, क्योंकि आप प्राइवेट कंपनी हो, सब मिलजुल मिली जुली सरकार होती है भाई प्राइवेट में तो। सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी बोलता है सेक्शन 184 जो अभी हमने 2 पढ़ा, अप्लाई ओनली ट्रांजेक्शन रेफर 188 में लिखो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है और वो एक्सीड करते 1 लाख से ज्यादा तो अप्लाई होगा, मतलब अगर 1 लाख के नीचे है तो अप्लाई नहीं होगा। और अप्लाई नहीं होगा इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, पार्टी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट, आईएफएससी पब्लिक कंपनी, अप्लाई विद द एक्सेप्शन that interested director may participate in such meeting, disclosure of his interest either at the या फिर मीटिंग। क्या बोला, लास्ट वाला पढ़ोगे तुम लोग, बताओ कि, बोलो बोलो लास्ट वाला पॉइंट। एट द टाइम, उसी टाइम पर एक्सेप्शन अप्लाई है, मतलब आपको वोटिंग करना अलाउड है। देखो कुल मिलाकर कहानी ये है, हमने ऊपर पढ़ा डिस्क्लोजर दो और मीटिंग में पार्टिसिपेट मत करो। प्राइवेट कंपनी को क्या बोला, आप कर सकते हो, ठीक है, वोटिंग दे सकते हो। सेक्शन 8 कंपनी को क्या बोला, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है और किससे, अगर एक्सीड कर रहा है 1 लाख से ऊपर तो फिर आपको नहीं, लेकिन उससे कम है तो कर सकते हो। आईएफएससी को क्या बोला, कर सकते हो आप। कुल मिलाकर जो हमने बोला नहीं कर सकते, ये बोले कर सकते कर सकते कर सकते, ये सारी बातें बताए, क्लैरिटी है। रूल्स अभी के अभी रीड करो, 1 2 3 रीड करोगे। डिस्क्लोज करने वाला एक फॉर्म है, फॉर्म का नाम क्या है, MBP1। ड्यूटी है डायरेक्टर की नोटिस टू इंटरेस्ट मीटिंग में बताने का, ठीक है। ऑल दी नोटिस केप्ट रजिस्टर ऑफिस में संभाल के रखने का, और ये कितने साल तक प्रिजर्व करके रखोगे, 8 साल तक। टेम्परेरी डॉक्यूमेंट 2 तरीके से प्रिजर्व करते थे, एक परमानेंट एक टेम्परेरी। इन्होंने कहा भाई 8 साल तक संभाल के रखो, उसके बाद संभालने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, यहाँ ये चैप्टर ओवर। अब मुझे थोड़ा सा एक रिवीजन चाहिए, स्टार्ट किया मैंने कौन से सेक्शन से, 160। आज किससे पढ़ा, आज से आज हमने 164 क्या था, 4 क्या था, डिस्क्वालिफिकेशन, क्लिक हो रहा है डिस्क्वालिफिकेशन। उसी से रिलेटेड 167 क्या था, विकेट करना। फिर हमने और क्या इंपॉर्टेंट पढ़े, फिर चिल्ले चिल्ले चीजें लोन। अब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता रही हूँ। 164 इंपॉर्टेंट, जिसकी मुझे नोट्स चाहिए, ठीक है। 167 भी इंपॉर्टेंट, और अभी हमने एक लोन वाला पढ़ा, क्या था सेक्शन नंबर उसका, 185। मुझे ये 3 और 184 भी 4, मुझे 4 सेक्शन रिटर्न में चाहिए। पुराना तक का रिटर्न हो चुका है पक्का, क्या चाहिए सर, चलो समझ में आया, तो मुझे रिटर्न में चाहिए। तो आज की सभा यहाँ हम करते हैं समाप्त। और मैंने